मित्रों, जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की जलवायु के संदर्भ में समझ रहे थे कि भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय वाली क्षेत्र में आता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर तापमान की मात्रा रहती है, तो ऐसा क्षेत्र जो कहलाता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, राइट, भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, अधिकतम प्रायद्वीपीय हिस्सा की बात की जाए तो भारत का जो है वो आता है किसमें, वो आता है उष्णकटिबंधीय में। जबकि ऊपर वाला जो हिस्सा आप देखोगे उत्तर प्रदेश है, इससे ऊपर बिहार वाला है, इधर आप देखोगे तो इधर दिल्ली वाला क्षेत्र है, ये उपोष्णकटिबंधीय में आता है। राइट, ये किसमें आता है? उपोष्णकटिबंधीय में। लेकिन आप जैसे ऊपर ऊपर और जाओगे तो वो भी अगर आप देखोगे तो उपोष्णकटिबंधीय के अंतर्गत है, लेकिन ऊंचाई के आधार पर आप जानते हो टेम्परेचर कम होता जाता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर कम है, प्रेशर कम है, तो इस वजह से ऊपर अगर क्षेत्र देखोगे तो वो अब जो पर्वत हैं वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? शीत कटिबंध मिल जाएगा। राइट, तो एक्चुअली वो ऊंचाई के आधार पर है, जबकि अगर आप समतल के आधार पर देखोगे, अक्षांश के आधार पर देखोगे, तो ऊपर वाला भी क्षेत्र है तो वो भी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी आ जाता है। राइट, अब बात ये आती है कि भारत की जो जलवायु है वो अगर देखी जाए तो एक मानसून जलवायु है। राइट, कैसी है? मानसून जलवायु है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको काफ़ी डिटेल से इसके विषय में बताया भी था। राइट, और आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, और ये लेक्चर लगभग 1 घंटे से प्लस जाएगा, तो इसमें आपको हम काफ़ी नॉलेज देंगे। राइट, इसमें आपको हम मानसून के प्रारूप को समझने का प्रयास करेंगे। जो मानसून का पैटर्न है वो भारत में किस प्रकार से है। राइट, भारत में किस प्रकार से है, और भारत की अगर देखोगे तो वह अवस्थिति के अनुसार है, वो भारत की जलवायु को डिसाइड कर देता है। राइट, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो सूर्य जो होता है वो मुख्य निर्धारण करता होता है किसी भी जलवायु को डिसाइड करने में। क्योंकि भारत की अवस्थिति अगर देखने को मिलेगी आपको, वो मिलेगी उत्तरी और पूर्वी में। राइट, जबकि आप देखोगे जब सूर्य जो फॉलो करता है वो अक्षांश रेखा को फॉलो करता है, और ऊपर अगर आप अपनी भारत की स्थिति देखते हैं तो भारत जो है वो कर्क रेखा उसके बराबर 2 भागों में विभाजित करती है भारत को। तो भारत के कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में सूर्य की स्थिति रहती है। राइट, तो इसकी वजह से आप जानते हो इस उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में वर्ष भर तापमान की मात्रा रहती है। राइट, इतना जरूर है कि एक समान सभी जगह ना हो, लेकिन वर्ष भर रहती है। यानी कि मकर रेखा पे जब सूर्य आता है तो कर्क रेखा पे आप जानते हो कि वहां पर आप देखोगे तो इतना तापमान नहीं, टेम्परेचर मिल पाता है, जबकि मकर रेखा पे पूर्ण रूप से मिलता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पर एक क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, यहाँ एक चीज देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। राइट, अगर सूर्य यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पे है सूर्य, ओके, यहाँ पे सूर्य है, और ये सूर्य जो है मान लेते हैं कि ये कर्क रेखा को फॉलो कर रहा है इस प्रकार से, कर्क रेखा को फॉलो कर रहा है इस प्रकार से। इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री इसको कोण बना रहा है। राइट, क्या कर रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। जबकि अगर आप देखोगे ये है मकर रेखा, ये क्या है? मकर रेखा है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो आपको कितना बन रहा है? वो बन रहा है 45 डिग्री। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि यहां पर प्रकाश आने वाला, अर्थात यहां पर ये है मकर रेखा, ठीक, ये कौन सी है? मकर रेखा, और ये है कर्क रेखा। और कर्क रेखा पे आप जानते हो इस प्रकार से मान लो 21 जून है, क्योंकि 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा को फॉलो करता है। राइट, कर्क रेखा को फॉलो करता है, अर्थात उसका जो प्रकाश है, ताप है, वो किसे फॉलो करता है? सूर्य ताप है, वो कर्क रेखा को फॉलो करता है। और कर्क रेखा पे जब ये प्रकाश जाता है तो आप जानते हो यहां पर इस प्रकार से इसका तापमान आ रहा है, तो ये लंबवत है। और लंबवत हमेशा देखना, आप अगर इसके आधार को देखते हुए लंबवत देखते हो तो निश्चित रूप से वो 90 डिग्री कोण पे रहता है। ओके, 90 डिग्री कोण पे रहता है। जबकि आप इस अक्ष को देखोगे इधर वाला, तो ये आपका है मकर रेखा, और मकर रेखा पे अगर आप देखोगे इस प्रकार से मकर रेखा पे, तो आपको ये वाला जो कोण मिलेगा, ये आपको 45 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो दूरी है, ये एक्चुअली में इस सूर्य से इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे आप कट कर दो, इसकी तुलना में ये लगभग में दुगनी दूरी है। राइट, अब दुगनी दूरी को ये तय कर रहा है, तो इसलिए है कि टेम्परेचर वहाँ कम मिलेगा, साथ ही साथ लंबवत भी है, सॉरी, ऊर्ध्वाधर भी है। तो इस वजह से आप जानते हो कि यहाँ पर जो तापमान है वो कम मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे तापमान कम मिलेगा तो यहाँ पर जो है
टेम्परेचर कम होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो प्रेशर है वो आपका हाई हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ पे तापमान कम है वहाँ पर जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पर जो आपका प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा, उच्च रहेगा। ओके, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे जो प्रेशर रहता है, वायु दाब रहता है, वो ओबियसली कम होता है। समझ रहे हो? कम होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर देखोगे ना, अगर टेम्परेचर मान लेते हो कि 20 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर आप देखोगे कि यहाँ की जो वायु होती है, यहाँ की जो वायु होती है इसकी तुलना में, मतलब कि इसकी तुलना में मकर रेखा की तुलना में थोड़ा कम हो जाती, मतलब इसकी तुलना में यहाँ का जी जो वायु दाब हो जाएगा वो अगर देखोगे तो कम हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? रीजन यही है कि जो दाब प्रेशर होता है, दाब अगर देखोगे तो ओबियसली वायुमंडलीय ऊपर दाब होता है, वायुमंडलीय ऊपर दाब होता है, और वायुमंडलीय जब ऊपर दाब होगा और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, राइट, टेम्परेचर कम होगा तो ओबियसली है कि ऊपर की जो पवन होती हैं, ऊपर जो पवन होती है वो ओबियसली देखा जाए तो इतना प्रेशर नहीं डाल सकती है कि उसको दबा पाए। ओके, क्योंकि प्रेशर वो टेम्परेचर हाई है, तो इस वजह से यहाँ का जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है। समझ रहे हो? जबकि इधर वाले अगर क्षेत्र में देखोगे जहाँ पर टेम्परेचर कम है, जहाँ पे टेम्परेचर है, तो ओबियसली यहाँ की वायु कैसी रहेगी? ठंडी रहेगी, और ठंडी वायु है वो एक्चुअली में देखा जाए तो नमी धारण किए हुए रहती है, नमी धारण किए हुए रहती है, तो वो ठोस जैसी होती है। कैसी होती है? ठोस होती है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो जितना वायु दाब है वो उतना ही ज़्यादा रहता है, प्रेशर हाई रहता है। तो ओबियसली आपने क्या समझा कि जहाँ पर आप देखोगे कि जैसे जैसे आप जानते हो कि ये आपका कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, तो मकर रेखा पे ये देखो, यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पे तो ये आपकी कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा के मकर रेखा बिंदु देखो, यहाँ इस प्रकार से मिला लो, ये इस प्रकार से, रुको एक मिनट, देखो यहाँ पे मिलाओ, ये है आपकी ऐसे, ठीक, इस प्रकार से मिला लो। अब देखो इसका जो प्रकाश है यहाँ पे आ रहा है, तो ये देख लो, समझ रहे हो? यहाँ पे देख लो। ओके, जबकि आप ये वाला देखो प्रकाश यहाँ, तो इस जगह पे ये वाला जो कोण है ना, ये वाला आप ये कोण देखो, राइट, ये कोण कितना है? 90 डिग्री का। इस प्रकार से आप समझो ये कोण है आपका 90 डिग्री का है। जबकि इधर वाला कोण देखो, यहाँ पे ये वाला जो कोण है 45 डिग्री का। तो यही ये चीज़ समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप देख लो। तो अब बात ये आती है कि जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ करता है, राइट, जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ करता है तो फिर क्या होता है? देखो सूर्य, देखो दक्षिणायन आना प्रारंभ कर दिया, देखो इधर आने लगा सूर्य दक्षिणायन। तो अब क्या होता है कि जैसे सूर्य यहाँ आया, जैसे सूर्य यहाँ आया, तो अब देखो यहाँ पे ये, और आप देखो इधर पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या है? ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण देखो कम होने लगा, जबकि ये वाला देखो कोण बढ़ने लगा, राइट, ये बढ़ने लगा। ये 45 से 50 हो गया, और ये 90 से आपका कितना हो गया? कम हो गया, अर्थात 85 हो गया। ठीक, अब और देख लो इधर, यहाँ पे आता है, ये स्थिति आपकी कौन सी है? तो ये मान लो आपकी स्थिति थी मई, तो ये सॉरी मई, हाँ, तो ये स्थिति आपकी कौन है? ये है आपकी अप्रैल। तो अप्रैल में आप देखोगे तो यहाँ इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, इस प्रकार से, ठीक, तो यहाँ पर ये जो कोण बनना है इसकी कोण में हो जाती है वृद्धि। जबकि इधर वाला अगर आप कोण देखोगे इस प्रकार से, तो ये देखो कोण और कम हो गया, हुआ कि नहीं? पहले कोण ये था पूरा, लेकिन अब जैसे जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो इस दिशा में गमन कर रहा है, इस दिशा में गमन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कर्क रेखा से थोड़ा दूरी बना रहा है, कर्क रेखा से दूरी बना रहा है। तो कर्क रेखा पर बनने वाला जो कोण है उसमें कमी होती जाएगी। कितनी होती जाएगी? कमी होती जाएगी। जबकि इधर वाला जो कोण है मकर रेखा का, उसमें वृद्धि होती जाएगी। तो एक समय बाद आप देखोगे, इस समय पे आता है, यहाँ पे मान लो ये आपकी कौन है? ये है आपकी भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा पे देखो लंबवत जा रहा है, भूमध्य लंबवत जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, देखो यहाँ पर प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, देखो इस प्रकार से। तो ये कोण और ये कोण आप यहाँ से समझना, ये कोण अगर आप देखोगे ये वाला, राइट, और इधर का कोण अगर आप देखोगे ये वाला, इस साइड का, ये कोण एक समान मिलेंगे। ये कोण नहीं हम बात कर रहे हैं, इस कोण की मत बात करना आप, हम कौन कर रहे हैं? इस कोण की बात। वैसे तो अगर आप देखोगे ना, वैसे अगर आप देखोगे तो इधर वाला जो कोण है और इधर वाला जो कोण है, ये वाला, इसकी तुलना में देखोगे, क्योंकि इस नज़र से देखोगे तो ये एक समान हो जाएंगे। लेकिन हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? मकर रेखा की ओर जा रहे हैं, राइट। तो मकर रेखा की ओर जाने की वजह से
ये वाला जो कोण है ये और ये इधर वाला जो कोण है वो एक समान मिल जाते हैं। इसका मतलब ये आपने क्या समझा, इसका अर्थ ये हुआ अगर कोण यहाँ पे 45 है ये, तो ये वाला जो कोण रहेगा वो भी 45 ही रहेगा। क्यों? इस दिशा में देखते हैं तब, इस दिशा की ओर देखते हैं तब। अगर आप देखोगे, सुनना ध्यान से बात, अगर हम इस प्रकार से कट कर देते हैं बीचों बीच, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला इधर साइड का ऐसे कोण हम बना देते हैं और ये इस प्रकार से जा रहा है, तो ओबियसली देखोगे तो ये कोण और ये कोण बीचों बीच हो जाता है। और आप ये देखोगे ये कोण है, ये कोण है, ये बीचों बीच हो जाता है, राइट। ये कोण बीचों बीच हो रहा है। तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हो, ठीक। ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी मकर रेखा। तो ये भूमध्य रेखा से जा रहा है, तो इसका प्रकाश यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक समान पड़ता है, एक समान पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जब भूमध्य रेखा पे सूर्य आता है, भूमध्य रेखा पे जो सूर्य आता है, तो इसका जो तापमान जितना इसको यहाँ मिलता है, मान लो यहाँ सूर्य है, तो जितना इसका तापमान इस प्रकार से यहाँ मिलेगा, उतना ही इसका तापमान इस प्रकार से यहाँ मिलेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे ना, इसके अगल बगल जो कोण बनेंगे वो एक समान बनते हैं, राइट, एक समान बनते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ समय बाद ये यहाँ पे आता है, तो अब ये कहाँ पे है? सितंबर। अब आते हैं अक्टूबर पे, नवंबर पे, दिसंबर पे। तो अक्टूबर में आते हैं तो ये देखो अब यहाँ पे आ गया और ये वाला कोण देखो और कम हो गया, ठीक, ये कोण और कम हो गया, राइट। ये कोण देखो, इसमें इधर वाला कोण देख लो, वृद्धि हुई। अब देखो ये आ गया यहाँ पे, तो ये कोण देखो और ये कोण देख लो यहाँ पे, सॉरी, इस प्रकार से मिलाओ ये वाला कोण। अब ये यहाँ पे आ जाता है, तो फिर ये कोण जो है ना 90 डिग्री हो जाता है, जबकि ये वाला जो कोण है ओबियसली देखोगे ये यहाँ पे बन जा रहा है वो 45 डिग्री। इसका मतलब ये है, आपने क्या समझा कि जैसे 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 सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है, तो कर्क रेखा पर बनने वाला जो कोण है वो कम होता जाता है, जबकि मकर रेखा पे कोण बढ़ता जाता है। तो एक समय बाद जब भूमध्य रेखा पे सूर्य आता है इस स्थिति में, तो दोनों तरफ जो कोण होते हैं वो एक समान बन जाते हैं। तो प्रकाश जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, जितना कर्क रेखा के क्षेत्र में जाएगा उतना ही मकर रेखा के क्षेत्र में जाएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं जितना उत्तरी गोलार्ध में जाएगा उतना ही दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अब बात ये आती है कि आप जानते हो कि जब सूर्य इस रेखा पे था, इस रेखा पे था, तो आप जानते हो यहाँ पर जो प्रेशर था वो आपको कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था, लंबवत था, और प्रेशर ये था। तो यहाँ पर चलने वाली जो पवनें थी, मतलब आप यहाँ देखो, जैसे मान लो सूर्य ये है, तो सूर्य इस रेखा को फॉलो कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो पवनें चलेंगी, इस साइड से जो पवनें चलेंगी, राइट, इस साइड से जो पवनें चल रही हैं ये वाली, राइट, ये वाली जो पवनें चल रही हैं, तो ये दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं ये आपको हाई प्रेशर की मिलेंगी, क्योंकि यहाँ की जो बेल्ट रहेगी वो हाई प्रेशर की रहेगी। जबकि आप देखोगे यहाँ की जो सूर्य जब यहाँ से गुजरता है, तो यहाँ की जो प्रेशर है वो बहुत कम रहता है और टेम्परेचर हाई रहता है। टेम्परेचर हाई रहता है तो यहाँ की पवनें हल्की हो जाती हैं, यहाँ की पवनें भारी हो जाती हैं। तो ये पवनें भारी होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें गमन करने लगती हैं। समझ रहे हो? क्योंकि कोई भी पवन हल्की होती है तो वो सापेक्षिक आर्द्रता धारण करती है, वो हम आपको सापेक्षिक आर्द्रता बहुत बाद में बताएंगे, डिटेल से समझा देंगे। वो धारण करती है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो सापेक्षिक धारण करने के लिए, सापेक्षिक आर्द्रता धारण करने के लिए ये पवन जो ठंडी वाली है ये उसको ठंडी करने के लिए जाती है कि भाई तू गर्म है, हम भी आती हूँ और तुझे ठंडी करूँगी, ठीक। तो ये ठंडी करने के लिए इसे जाती है, तो ये भागती जाती है इधर से। फिर यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पर फेरल के अनुसार आप जानते हो कि भूमध्य रेखा को जैसे ही पार करती है ये गोलार्ध वाली पवन, दक्षिणी गोलार्ध की, तो ये 90 डिग्री घूम जाती है। 90 डिग्री घूमने का मतलब यहाँ पे है पृथ्वी का घूर्णन, राइट। पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 24 घंटे में पूरा होता है, राइट। और 24 घंटे में जब पूरा हो जाता है तो ओबियसली आप देखोगे इस पर लगता कौन है? अपकेंद्री बल। और अपकेंद्री बल जो होता है एक्चुअली में देखा जाए बाहर की ओर कोई चीज को फेंकता है, तो ये पवनें जो होती हैं एक समान यहाँ पे फेंकती हैं। तो यहाँ पर इसका जो मान देखोगे कोरियोलिसिस बल, और अपकेंद्री बल से कौन प्रभावित होता है? वो होता है कोरियोलिसिस बल। और कोरियोलिसिस बल आप देखोगे जैसे ही 0 डिग्री पे आती तो यहाँ पर पवन, यहाँ पे जो कोरियोलिसिस बल है उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर पवन जैसे ही इधर पवन इस साइड को पार करती है तो इधर साइड बल लग जाता है इसके दायां ओरी देखो बल लगा, तो इसने जिस कोरियोलिसिस बल ने इसका जो पवन है इसको दायां ओरी मोड़ दिया, इस प्रकार से। समझ रहे हो? इस प्रकार से। तो अब मान लो इधर से भी पवन आती है, इधर से भी पवन आ रही है, राइट।
तो अब ये क्या समझे आप कि अब ये जो पवन है ये इस प्रकार से जा रही है ऊपर साइड जा रही कि नहीं, देखो। लेकिन ये जाती कब है ऊपर साइड, लेकिन आपको एक चीज दिमाग में होना चाहिए, ये जाती तभी ऊपर साइड है जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा। सूर्य कर्क रेखा पर होगा, अगर सूर्य यहां पर होगा ना इस दिशा में, तो ये पवन इसे कभी नहीं काट पाएगी। क्यों नहीं काट पाएगी, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर रहता है तो इधर भी हाई रहेगा, इधर भी हाई रहेगा, तो इनकी पवन की जो दिशा है वो दोनों एक समांतर दिशा में चलेंगी, इस प्रकार से दोनों चलेंगी ऐसे। तो वो यहाँ पर जो है वो एक्चुअली में सीधी नहीं टकराएंगी, वो सीधी नहीं टकराएंगी। रीजन यहाँ पे है कि यहाँ का जो क्षेत्र है 5 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध वाला, यहाँ पर जो पवनें होती हैं वो एक दिशा एक सीधी रेखा में नहीं टकरा पाती हैं। ना टकराने का रीजन यही है, यहीं पे रीजन है, क्योंकि आप जानते हो कि ये वाला क्षेत्र रहता है वो लो प्रेशर का रहता है। लो प्रेशर होने की वजह से ये पवनें जो होती हैं एक्चुअली में सीधी रेखा में नहीं आती, सीधी रेखा में नहीं आती। इसका मतलब ये सीधी रेखा में क्यों नहीं आती हैं, क्योंकि आप देखोगे जो समताप रेखा होती है वो कभी एक सीधी रेखा में नहीं मिलती है, और सीधी रेखा में नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि मान लो कि कोई भी पवन है, वो कोई पवन है तो वो हमेशा जो फॉलो करती है वो किसे फॉलो करती है, समताप रेखा को। और समताप रेखा को फॉलो कर रही है क्योंकि पवन जा रही है यहाँ पर, मान लो लो प्रेशर की ये समताप रेखा है तो पवन जा रही है तो वो लो प्रेशर की ओर जाएगी ना, देखो लो प्रेशर की ओर जाएगी। अब जानते हो कि लो प्रेशर है, अब देखो यहाँ पे, अब ये वाली पवन तो यहाँ तक गई, अब देखो ये पवन तो यहीं रह गई क्योंकि इसको यहीं लो प्रेशर मिल गया, ठीक। और जबकि ये वाली जो पवन है यहाँ पर जाएगी क्योंकि इसका लो प्रेशर यहाँ तक है। लेकिन ये हाई लो प्रेशर की जो ये बेल्ट है ना, ये समताप रेखा जो है ना, समान ताप की रेखा जो है ना, वो कभी एक सीधी रेखा में नहीं होती है। इसका कारण ये है कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर उच्चावच देखने को मिलता है, साथ ही साथ महासागर भी हैं जो सूर्य का तप को काफी धारण करते हैं, काफी लंबे समय तक इनकी सापेक्षिकता सबसे ज्यादा होती है, राइट। जो महासागर होते हैं इनकी सापेक्षिकता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सूर्य का ताप को ये धारण करती जाती है और बहुत लंबे समय में ये ठंडे हो पाते हैं। तो इसकी वजह से आप जानते हो कि समताप रेखा है वहाँ पर एक सीधी नहीं बन पाती है, तो वो ओबियसली ऐसी भी हो सकती है। तो पवन जो है वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे जाएगी, जबकि ये वाली जो पवन है वो यहीं रह जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। यहाँ पर ये वाला जो आपको दिख रहा है ना क्षेत्र, ये आपका हाई प्रेशर का है, राइट, ये हाई प्रेशर का, जबकि ये वाला जो है आपका लो प्रेशर, सॉरी, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका लो प्रेशर का है, जबकि ये वाला क्षेत्र हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है और ये वाला आपको लो प्रेशर है। तो हमेशा यहाँ क्या समझे, का मतलब ये है कि पवनें जो होती हैं वो हमेशा समताप रेखा को फॉलो करते हैं, ठीक। और समताप रेखा जो है ना वो सूर्य के प्रकाश को फॉलो करता है। जानते हो सूर्य का प्रकाश जो है वो एक्चुअली में आता तो सीधा ही है, लेकिन आप जानते हो क्या सीधी सीधी समताप रेखा बन सकती है क्या, नहीं। सूर्य का जो ताप है वो सभी क्षेत्र में पड़ता तो सीधा है, लेकिन क्षेत्र में आप देखो अनियमितता है, क्षेत्र की अनियमितता है, इसके आधार पर आप जानते हो तापमान में वेरिएशन देखने को मिलता है। तापमान में एक समानता नहीं मिलती है, इक्वलिटी नहीं मिलती है, उसमें वेरिएशन मिलेगा। तो इस वजह से आप जानते हो कि यही जो समताप रेखा है वो एक्चुअली में इस प्रकार से हो जाती है। जैसे ये मान लो भूमध्य रेखा है, राइट, तो भूमध्य रेखा पे आप जानते हो ये समताप रेखा है, इस प्रकार से बनती है। और समताप रेखा के साथ साथ समदाब रेखा भी बनती है। देखो कैसे, समदाब रेखा इसके थोड़ा विपरीत बन जाती है। जैसे मान लो कि समदाब रेखा का मतलब है हाई प्रेशर होना, और समदाब रेखा का हाई प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो इसके विपरीत यहाँ पर आपको मिलेगी इस प्रकार से, इसके मतलब विपरीत बन जाती है इस प्रकार से, मतलब कि इसको काटती है बीचों बीच से, तो ये बनती है इसकी समदाब रेखा। ओके, तो समताप रेखा पे आप जानते हो हाई प्रेशर रहता है, जबकि समताप रेखा पे लो प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर की जो पवनें होती हैं लो प्रेशर की ओर गति करती हैं, उसको सापेक्षिक आर्द्रता प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो अब बात, उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम इसी के आधार पर मानसून को थोड़ा प्रारूप को समझ लेते हैं। जो भारत का मानसून है उसका थोड़ा प्रारूप किस प्रकार का है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। तो भारत का जो मानसून है, भारत का मानसून का जो प्रारूप है, अगर आप वो देखोगे जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, मानसून पर आधारित, मानसून तुल्य जलवायु क्षेत्र है। भारत की जो जलवायु क्षेत्र है वो कैसा, मानसून तुल्य जलवायु क्षेत्र, राइट।
लेकिन साथ ही साथ आप जानते हो कि भारत जो है वो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु होती है वो होती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में भी आता है, राइट, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। तो ये चीजें दो आपको समझ में आनी चाहिए, और इसको मैंने कल डिटेल से समझाया भी था। ओके, तो अब हम देखो क्या करते हैं। तो उतना आपको टेम्परेचर के विषय में थोड़ा समझ ही गए होंगे। तो अब हम देखते हैं मानसून तुल्य जलवायु वाला इसका पैटर्न किस प्रकार का है। तो आपको पता होना चाहिए मानसून तुल्यवायु जलवायु वाला जो पैटर्न है, राइट, जैसा कि आप जानते हो कि मानसून जो तुल्यवायु वाला जो क्षेत्र है वो एक्चुअली में आप देखोगे तो 3 कंडीशन पर उसको समझा जाता है। पहला अगर आप देखोगे, वैसे तो 4 आ जाती हैं, पहला अगर आप देखोगे तो 4 आ जाती हैं, लेकिन आप एक चीज और समझ लो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो मानसून जो प्रारूप है, क्या ये 100% मानसून पे ही डिपेंड होती है क्या? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जो मानसून आता है तो मानसून से होने वाली जो वर्षा है वो 100% मानसून से ही वर्षा होती है क्या? तो नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि जितनी भी वर्षा हमारे भारत में होती है, जो भी वर्षा भारत में होती है, चाहे वो कोरोमंडल तट पर हो, चाहे वो पश्चिमी घाट पर हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र पर हो, चाहे वो गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों पर हो, तो यहाँ पर अगर वर्षा होती है, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो मानसून पे डिपेंड तो करती है, मानसून पे डिपेंड तो करती है, लेकिन संपूर्ण वर्षा जो भारत में होती है ना, संपूर्ण वर्षा जो भारत में होती है ना, वो पूरा के पूरा मानसून पर निर्भर नहीं करती है, राइट। ये माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके। यहाँ पे एक चीज समझो, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो मानसून वर्षा होती है, मानसून वर्षा होती है, वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो 100% जो है वो मानसून पर निर्भर नहीं करती है। 100% जो है मानसून पर निर्भर नहीं करती है। लगभग देखा जाए तो अधिकांश वर्षा, हम अधिकांश वर्षा की बात कर लेंगे, अधिकांश वर्षा जो है वो मानसून से ही होती है। अधिकांश वर्षा जो है भारत में वो मानसून से ही होती है, लेकिन संपूर्ण वर्षा जो भारत में वो मानसून से नहीं होती है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है यूपीएससी में, तो आप ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एक चीज और समझो, अब बात ये आती है कि अधिकांश वर्षा जो होती है वो कौन कौन पैटर्नों से आधार पर होती है। तो एक चीज आप देखो, यहाँ पे पहले आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था कि मानसून के जो पैटर्न है भारत में वो कई प्रकार के हैं। पहला जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है, राइट। कैसा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को आपको मैंने समझाया था, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये अगर देखा जाए तो ये किस पे डिपेंड होता है, क्योंकि मानसून लिखा है तो ओबियसली जो है वो मानसून पर ही निर्भर होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो एक्चुअली में देखा जाए मानसून पे डिपेंड होता है। तो मानसून पे डिपेंड होने की वजह से दक्षिण पश्चिम से जो वर्षा होती है वो मानसून मानसून पर आधारित ही होती है, यानी कि मानसून की होने की वजह से ही होती है, राइट, समझ रहे हो। इसके बाद आप जानते हो दूसरा जो आता है वो होता है लौटता हुआ मानसून। तो लौटता हुआ मानसून अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअली में कोई अलग मानसून नहीं है। लौटता हुआ जो मानसून है वो कोई अलग मानसून नहीं है, वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो वो दक्षिण पश्चिम ही मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। अभी हम इनको समझाएंगे लौटता हुआ मानसून किसे कहते हैं, कैसे बनता है ये, राइट, कहाँ पे बन जाता है, तो इसको अभी हम समझाएंगे आपको। चलो, इसके बाद आप जानते हो तीसरा जो आता है ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ये लौटता हुआ मानसून ये दक्षिण पश्चिमी है, यही लौटता है वापस होता है, तो यही एक्चुअली में लौटता हुआ मानसून है। और ये जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये आप देखोगे तो ये चाइना वाले क्षेत्र में नहीं जा पाता है, राइट, ये चाइना वाले क्षेत्र में नहीं जा पाता है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो असम वाला क्षेत्र हो या इधर पटकोई वाला अराकानोमा वाला हिमालय है, ठीक, और इधर अराकानोमा जैसे हिमालय बोलते हैं, और इधर आपका पूरा पूरा जो मिलेगा उत्तरी क्षेत्र में हिमालय मिल जाएगा। तो वहां पर ये पवनें जो है दक्षिण पश्चिम ये टकराती हैं जाकर के, क्या है? टकराती हैं। तो ऊपर अब उचास है, उचास काफी उचास है, तो ये जो पवनें हैं इसको ऊपर पार नहीं कर पाती हैं, तो ये वापस होती हैं इस दिशा की ओर, तो यही बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, ठीक है। तो हम अभी आपको समझाएंगे पैटर्न इसका, राइट। तीसरा जो आता है वो आता है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, इसको थोड़ा और समझ लो, इसको हम अभी समझाएंगे, थोड़ा एक एक करके सोच सोच लो। ये पैटर्न है मानसून के भारत में आने वाले। इसके बाद आता है विक्षोभ।
विक्षोभ मानसून क्या होता है इसको भी समझेंगे। अगर विक्षोभ पर मानसून नहीं होता है, इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। तो अब देखो, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, ये पश्चिमी विक्षोभ है, ये अगर आप देखोगे ना, ये अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये मानसून पर निर्भर नहीं होता है। पश्चिमी विक्षोभ है, ये मानसून पर निर्भर नहीं होता है, समझ रहे हो। तो पश्चिमी मानसून की वजह से संपूर्ण वर्षा जो है वो भारत में नहीं होती है मानसून से। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ ही एक ऐसा विक्षोभ है जिसकी वजह से आप जानते हो हम भारत में नहीं कह सकते हैं कि भारत में संपूर्ण वर्षा मानसून पर ही होती है, लेकिन ये तीन जो पैटर्न होते हैं, ये इनसे जो होने वाली जो वर्षा है ये मानसूनी वर्षा कहलाती है, समझ रहे हो, ये मानसूनी वर्षा कहलाती है। और ये लगभग में अगर आप देखोगे तो ये होती है आपकी 98%। तो हम कह सकते हैं कि 98% जो वर्षा है भारत की वो किस पे निर्भर करती है, वो मानसून पर करती है, राइट। जबकि 2% जो है वो मानसून पर नहीं होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर करती है। इस पर पश्चिमी विक्षोभ पर, और पश्चिमी विक्षोभ अगर आप देखोगे ना तो ये मानसून पर निर्भर नहीं होता है। इसको हम बताएंगे पश्चिमी विक्षोभ से कैसे बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो पहले ये चीज़ ओवरव्यू थोड़ा समझ लो बस। तो पश्चिमी विक्षोभ पे लगभग में 2% बारिश होती है। तो ये 2% जो बारिश है ना, ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पर होती है, तो एक्चुअली में यही कहलाते हैं पश्चिमी विक्षोभ। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, ये मानसून पर निर्भर नहीं होता है। हाँ, ये किसी मानसून से आ सकता है, किसी मानसून से आ सकता है, लेकिन वो मानसून भारत का नहीं होता है, बस इतना दिमाग में समझ लेना। ये मानसून से तो है, ये मानसून से तो है, लेकिन ये भारत के मानसून से इसका कोई संबंध नहीं होता है, ओके। जबकि ये जो 3 मानसून होते हैं इसका संबंध भारत से होता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक। तो इनसे बारिश होती है सबसे ज्यादा। तो अब बात ये आती है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा बारिश किससे होती है। तो सबसे ज्यादा अगर बारिश की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है इससे होती है 75% बारिश, और ये वाला जो है इससे होती है आपकी 13% बारिश, सॉरी रुको 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 10% इससे होती है, ठीक है। जबकि ये वाला जो है इससे होती है 13%। अब आप जोड़ लो 75 और 10 85 और 13 98 और 2 100%। तो ये भारत की जो 100% जो बारिश है ये एक्चुअली में देखा जाए इन्हीं चारों की वजहों से, यही पैटर्न की चारों की वजह से ही बारिश होती है, ओके। लेकिन अब ये 100% जो है ये पूरा मानसून नहीं है, इसमें से 98% जो बारिश है वो मानसून से होती है, जबकि 2% जो बारिश है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा कि 2% जो बारिश कैसे भारत में जो है वो संपूर्ण वर्षा मानसून पर नहीं होती है। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात आप जानते हो कि भारत का जो क्षेत्र है, राइट, जो भारत का जो क्षेत्र है आप देखते हो, ठीक है। भारत अगर आप देखोगे, जैसे ये भारत है, ओके। तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में जो वर्षा है वो अगर औसतन की बात की जाए तो वो औसतन अगर आपको मिलेगी 125 डिग्री सेंटीमीटर, यानी कि 125, राइट, 125 सेंटीमीटर मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि भारत का जो वर्षा का जो पैटर्न है वो एक समान नहीं है, राइट। भारत में जो वर्षा का जो पैटर्न है वो एक समान नहीं है। इसका कारण ये है कि आप जानते हो कि भारत में अगर देखोगे तो एक प्रकार से विविधता पाई जाती है, बारिश को लेकर के विविधता पाई जाती है। तो आप जानते हो कि इधर वाले क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो इधर वाला ये जब मानसून जाता है इधर से, ये दक्षिण पश्चिम जाता है इस साइड से, तो आपको पता होना चाहिए इस वाले क्षेत्र में बारिश होती है वो लगभग आपको 200 सेंटीमीटर तक मिल जाएगी, राइट। इधर वाले में देखो मानसून जा रहा है, ये गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर केरल में इधर क्षेत्र में टकराता है, ये तटी वाला जो क्षेत्र है, ये भारत का जो तटी वाला क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 200 सेंटीमीटर बारिश मिल जाएगी। जबकि आप अंदर देखोगे ना भारत, इसके अंदर, तो अंदर आपको इतनी बारिश नहीं मिलती है। अंदर वाले इधर एमपी वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, इधर आपको बारिश नहीं मिलेगी। जबकि ये वाला जो लौटता हुआ मानसून है, सॉरी, ये जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून आता है, ये बंगाल खाड़ी से होकर ये कोरोमंडल तट से टकराता है, तो यहाँ पर भी आपको लगभग में 200 सेंटीमीटर बारिश मिल जाएगी। और ये वाला जो क्षेत्र है आपको, ये वाला, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझो कि यहाँ पे पवनें इस प्रकार से जाती हैं, इधर साइड से ये पवनें गई, राइट, ये पवन गई। तो आप जानते हो यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर देखोगे तो बहुत उचास है, राइट। ये जो तटी वाला क्षेत्र है
तो आप जानते हो क्या होता है कि तटीय वाले क्षेत्र के जस्ट लगा लगा आपको क्या मिलेंगी, यहाँ पर मिलेगा पश्चिमी घाट, राइट। तो पश्चिमी घाट जो है काफी ऊंचा है, पश्चिमी घाट जो ऊंचा है, पश्चिमी तटी, ये तो तटी वाला है, जैसे हमने काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, आपको ये मंगलौर तट है, मालाबार तट है, ये जो तट मिलेंगे ना, इसके जस्ट लगा लगा आपको घाटियां मिलेगी ऊंची ऊंची, पश्चिमी घाट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पवन होती है एकदम जाती है, तो यहाँ पर आप जाती है एकदम ऊपर चढ़ती है, ओके, इसके ऊपर चढ़ती है, तो चढ़ने के बाद आप जानते हो उसका संघनन होता है, तो बारिश यहीं करने लगती है इधर साइड इसकी बारिश नहीं होती है, इधर साइड बारिश नहीं होती है। इसका कारण है कि ये वाला जो क्षेत्र आपको मिलेगा ना, इधर वाला, ये आपको कैसा मिल जाएगा, एक वृष्टि छाया क्षेत्र मिल जाता है। अभी हम ये सब बताएंगे, अभी कुछ नहीं है, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल भी हम बता रहे हैं। अभी देखो डिटेल से समझाते हैं इसके अंदर की कहानी, पूरी स्टोरी समझा देते हैं इसकी, राइट। अब देखो ये जो पवन देख रहे हो, इधर साइड आप जानते हो उचास है, तो ये पवन जो है ना इस प्रकार से जाती हुई इधर इस पे चढ़ नहीं पाती, तो ये इसके समांतर जाती है, इसके समांतर जाती है, तो इधर साइड बारिश करती है जाकर के, राइट, इधर बारिश करती है। तो आप जानते हो इधर वाला जो क्षेत्र है ये सॉरी इधर वाला आप देखोगे, ये वाला जो क्षेत्र है इस प्रकार का, तो वैसे तो है तो इस प्रकार से, तो ये कर्क रेखा मान लो है, ठीक। तो इधर कर्क रेखा को जब ये पार करता है, तो यहाँ पर आपको देखोगे, तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा आपको काफ़ी लो प्रेशर वाला क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, लो प्रेशर वाला क्षेत्र मिलेगा। तो आप जानते हो यहाँ से जो बारिश जाती है, यहाँ से जो बारिश जाती है वो यहाँ बारिश करती है, लेकिन इसकी तुलना में इसकी बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे आपको मिलेगी 50 से 55 सेंटीमीटर आपको बारिश मिल जाती है, लेकिन आप जानते हो कभी कभी यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम ये बारिश आप देखोगे ना, तो ये औसतन है, क्योंकि क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्रों में बारिश आती है, एक समय आती है, वो हम बताएंगे किस समय आती है, लेकिन यहाँ पर हमेशा बारिश नहीं होती है। लेकिन इधर वाले क्षेत्र में आप देखोगे ना, तो वैसे तो बारिश इससे होती है, लेकिन फिर भी आप जानते हो यहाँ पर फिर भी समीर चलते रहते हैं। आपने सुने हो रात में दिन में समीर चलते हैं, स्थलीय समीर है, जलीय समीर है, ये तो यहाँ चलते ही रहते हैं, हमेशा ही चलते रहते हैं। तो यहाँ पर बारिश होती ही रहती है, समझ रहे हो, इसकी तुलना में। लेकिन यहाँ पर जो बारिश है ये दक्षिण पश्चिम मानसून आने की वजह से होती है, लेकिन यहाँ पे तभी होगी जब यहाँ पे लो प्रेशर रहेगा, राइट। और लो प्रेशर तब रहेगा जब सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा से गुजरता है, इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो है इधर साइड से ऐसे निकलता हुआ गुजरता है। यहाँ पे आप जानते हो कि ये लो प्रेशर है, तो यही पवनें जो होती हैं इस प्रकार से जिसको इधर समांतर आती हैं, तो यहाँ पे बारिश करती हैं। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, यहाँ तो पाकिस्तान लगा लगा है, ये पाकिस्तान लगा क्षेत्र है, तो यहाँ पर इतने स्थलीय जलीय समीर कंटिन्यू नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से आप जानते हो यहाँ पर कंटिन्यू वर्षा नहीं होती है, ठीक है। ये मानसून पर डिपेंड करती है यहाँ की वर्षा। जबकि आप देखोगे यहाँ वाली जो वर्षा है वो मानसून के साथ साथ स्थलीय समीर दोनों पे डिपेंड रहती है, लेकिन मानसून के आधार पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। वैसे तो दिन और रात में आप जानते हो जो समीर होते हैं वो चलते रहते हैं। चलिए, तो अब देखो क्या होता है। अब बात ये आती है कि ये तो चार आधार थे, दक्षिण पश्चिम मानसून है, लौटता हुआ मानसून है। तो लौटता हुआ मानसून को थोड़ा समझ लो, पहले हम ओवरव्यू बना रहे हैं इनका, फिर इनको हम डिटेल से समझते हैं, अंतर, इसके आंतरिक नॉलेज को हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम इसके अंदर नहीं समझ रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर थोड़ा बता रहे हैं, और जैसे डीपली जाएंगे तो फिर आपको फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो लौटता हुआ मानसून क्या है। आप जानते हो लौटता हुआ मानसून क्या है, जब ये पवनें जाती हैं, ओके, जब ये पवनें जाती हैं तो क्या होता है, देखो ये पवनें जब जाती हैं तो अब बात ये आती है कि ये पवनें जो हैं इस प्रकार से गई, तो कुछ पवनें ऐसी भी होती हैं कि यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, घाट मिल जाते हैं, राइट। इस प्रकार से ये घाट मिल जाएंगे, जैसे थार घाट, भोर घाट है, पाल घाट है, सैनकोटा दर्रा है। इन दर्रों से क्या है, पवनें निकल जाती हैं, ठीक, पवनें निकल जाती हैं। तो इस प्रकार से इधर भी बारिश कर देती है। तो यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत कम मिलेगी, इसकी तुलना में, इनकी तुलना में बारिश यहाँ बहुत कम मिलेगी। लगभग में ऐसी मिल जाएगी 125 सेंटीमीटर या इससे भी कम मिल जाएगी। तो कहीं कहीं यहाँ 55 है, यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, ओके, ऊपर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। लेकिन यहाँ बारिश पवनों से बात की जाए, सुनना ध्यान से, पवनों से अगर बात की जाए तो ये 15 सेंटीमीटर ही से ही होती है। लेकिन बारिश यहाँ अधिक क्यों होती है इधर क्षेत्र में, बारिश आप देखोगे तो आप जानते हैं बारिश तो बहुत कम होती है, लेकिन आप जानते हो यहाँ पर जो पानी की मात्रा है वो ग्लेशियर की वजह से है, समझ रहे हो। यहाँ पर बारिश नहीं होती है इतनी, लेकिन बस ये है कि यहाँ पर जो पानी की जल मात्रा है ना, वो किसकी वजह से है, तो वो है ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं उसकी वजह से है, ओके। तो ये चीजें समझ सकते हो।
चलो, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर है, 50 से 55 मिल जाएगी, इधर 200 200, तो इस प्रकार से औसतन जो बारिश है इसकी 125 सेंटीमीटर मानी जाती है भारत की। चलो, अब देखो ये पवन, मान लो ये जा रही, ये पवन जा रही है इस प्रकार से इसे पार करती है, तो एक्चुअली हम देखोगे पवन ऐसी सीधी रेखा में नहीं, ये इस प्रकार से मुड़ती हुई जाती हैं, इस प्रकार से कभी ऐसी ऐसी, ठीक, ऐसी ऐसे हो जाती हैं, ठीक। तो ये इस प्रकार से क्यों है? इसका कारण ये है कि भारत में जो पठार है तो वो कभी आपको एक समांतर नहीं मिलेगा, वो आपको एक समांतर नहीं मिलेगा, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, राइट, कहीं कहीं पे आपको पठारियाँ घाटियाँ सी मिल जाती हैं उसमें भी। तो और जो पवन जो होती है एक्चुअली में देखा जाए वो समताप रेखा को फॉलो करती है। तो पवन देख रहे हो कि ये मान लो समताप रेखा इस प्रकार से जा रही है, ठीक, तो इसी प्रकार से पवन जाएगी, इसी प्रकार के, इसी को सेम फॉलो करेगी, वो सेम फॉलो करेगी, राइट। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये पवन जैसे गई, ये पवन जैसे गई इस साइड में, तो आप जानते हो यहाँ से, आप जानते हो पूरा ये इस प्रकार से क्या है, ये आपको मिलेगा हिमालय, ये क्या मिलेगा, हिमालय। इधर आपको क्या मिलेगा, ये देखो नागा है, ये आपको नागा हिल मिल जाएगी, पटकोई बुम मिल जाएगा, मिजो पहाड़ी मिल जाएगी। तो ये पहाड़ियाँ जो हैं इस साइड हैं, तो इधर साइड आप जानते हो, इस साइड आते हो तो इधर मिल जाएगा अराकानोमा है। तो आप जानते हो ये जो पवनें गई इधर से, इधर जो पवनें गई हैं, तो ये पवनें आप देखोगे इस क्षेत्र को, ये वाला जो हिमालय है, हिमालय है, इसको ऊपर चढ़ के उधर जा नहीं पाती, इस क्षेत्र में नहीं जा पाती हैं, राइट, इस क्षेत्र में नहीं जा पाती हैं, कुछ मात्रा में जाती हैं, ऐसा नहीं कि संपूर्ण नहीं जाती हों, जाती हैं कुछ, जैसे ऊपर चढ़ जाती हैं तो उनकी आर्द्रता हो जाती है, ठीक, वो संघनन हो जाती है तो ऊपर क्रॉस वो इतना नहीं कर पाती हैं, तो उनकी सापेक्षिक आर्द्रता एक संतृप्त हो जाती है, राइट, वो वायु संतृप्त हो जाती है, वो बारिश करने लगती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जैसे ये पवन ऊपर गई, राइट, यहाँ से जल, पहली बात तो यही है कि ये पवन जैसे जाती है ना इधर साइड से, तो आप जानते हो जो यहाँ से जल धारण करेगी तो यहाँ पर भी काफ़ी घाटियाँ पठारियाँ मिलती, तो यहीं पे वो बहुत ज़्यादा बारिश कर देगी। अब वो पवन यहाँ तक जाती है तो यहाँ पर आप जानते हो ऊपर नहीं चढ़ पाती, उसके अंदर ताकत नहीं रहती है इतनी, क्योंकि वो बारिश यहीं कर दी है तो उसके अंदर क्षमता खत्म हो गई। तो वो क्या होती है कि कुछ बापा यहीं रुक जाती हैं, और कुछ जो जाती हैं तो वो यहाँ से टकराती हुई इस प्रकार से आती हैं इधर क्षेत्र में, तो इधर वाला हो जाता है आपका लो प्रेशर, तो ये पूरा आपको मिलेगा उस समय लो प्रेशर वाला क्षेत्र, राइट। ये कैसा मिलेगा, लो प्रेशर का। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पहली बात तो ये कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो कर्क रेखा का ये क्षेत्र ये तो लो प्रेशर है ही, लेकिन आप जानते हो कि अब जैसे ही एक तरफ इधर हाई प्रेशर रहेगा, ये वाला, ये हाई प्रेशर रहेगा बारिश का, ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि इसकी तुलना में इधर वाला जो क्षेत्र है वो लो प्रेशर ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हो इधर हाई प्रेशर है तो एक क्षेत्र में आपको लो प्रेशर मिलेगा ही। तो ये पवन जो होती है ये एक्चुअली में इस साइड से इस प्रकार से दिशा गतिमान करती है, इधर से इस प्रकार से चलती है, राइट। तो ये आप जानते हो दिल्ली वाला क्षेत्र हुआ, हरियाणा है, इधर यूपी का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र है, इसमें भी ये काफ़ी बारिश करती है। तो इसका रीजन यही है कि ये जो होता है लौटता हुआ मानसून, देखो वापस आ रहा कि नहीं, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, हिमालय को पार नहीं कर पाए, यही वाला, यही दक्षिण पश्चिम है, तो ये टकराया, तो ये देखोगे आप यहाँ से वापस आता है, तो ये होता है लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या है, लौटता हुआ मानसून जो है वो एक्चुअली में इसी को हम इसमें शामिल कर लेते हैं, यही वाला। तो इससे जो बारिश होती है इस क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहाँ जब ये वापस लौटता है ना, यहाँ से वापस जब लौटता है तो आप जानते हो कि ये, आप जानते हो यहाँ वाला टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि स्थल क्षेत्र जो रहता है कैसा रहता है, स्थल जो क्षेत्र है एक्चुअली में यहाँ पर इसकी तुलना में, जल के क्षेत्र की तुलना में इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा तेज रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से इधर वाला जल वाली जो पवनें होती हैं वो एक्चुअली में काफ़ी पवनें हैं वो सीधी नहीं जाती हैं, तो वो कहीं भी पवनें तो ऐसे जाके वो इधर से मुड़ने लगती हैं इस साइड से, राइट, इस साइड से मुड़ जाती हैं, क्योंकि उसको, वो तो लो प्रेशर की ओर भाई गति कर रही, अब लो प्रेशर गति करेगी, जो पवन यहाँ जा रही ना इस क्षेत्र में इस प्रकार से जा रही है ना इधर वाली, तो वो कुछ पवनें तो सीधी चली जाएंगी, लेकिन इसकी सटीक जा रही हैं वो बोलेंगी अरे भाई यहाँ पर मुझे वो लो प्रेशर मिल रहा है, चलो हम यहीं मुड़ लेते हैं। तो वो क्या करेगी, वो सीधी ना जा करके, काफ़ी पवनें हैं तो इधर मुड़ने लगती हैं भाई, इधर मुड़ने लगती हैं। और यहाँ पर आप जानते हो बहुत सारी कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी नदियाँ हैं, काट फाट के इसको पूरा कटा फटा वाला ये पूर्वी घाट है, तो इस वजह से ये पवनें इधर भी मुड़ती हैं, तो इसकी वजह से आप जानते हो यहाँ भी बारिश होती है। और आप जानते हो ऊपर साइड भी पवनें इस साइड से निकल जाती हैं इधर क्षेत्र में, क्योंकि इधर है आपका, इधर आपको क्या मिलेगा, उत्तर भारत का मैदान, और इधर क्षेत्र में आप देखोगे ना ये वाला, तो उत्तर भारत का मैदान जो है यहाँ पर आपको पठार नहीं मिलेंगे, ना कोई पर्वत मिलेंगे,
ठीक। तो इस वजह से ये जो है आराम से निकल जाती हैं इधर साइड में, तो यहाँ खूब बारिश झमझमाझम बारिश करती हैं और धमाकेदार इधर बारिश होती है। तो आप जानते हो ये बारिश कौन करती हैं, ये लौटता हुआ मानसून से बारिश होती है। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार, दिल्ली, हरियाणा है, इधर जो बारिश होती है ना, किससे होती है, ये लौटते हुए मानसून से होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको लौटता हुआ मानसून कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है, अभी हम ओवरव्यू बना रहे हैं। आप ये मत समझो कि सर बताते जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत सोचिए। अभी हम इसको एक एक करके पॉइंट को काट फाड़ के इसको सब समझा देंगे, ठीक है। चलिए देखो, अब होता है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून आप कैसे जानते हो कि यही जो सूर्य का प्रकाश जब ये कर्क रेखा पे है, तो यही जो सूर्य का प्रकाश है जब मकर रेखा पे पहुंचता है, मकर रेखा पे पहुंचता है, तो आप जानते हो ITCZ जो होता है ना, ITCZ जो होता है ये एक्चुअली में कहाँ पे मिल जाता है जाके, वो मकर रेखा पे पहुंचता है जाके, राइट। अब ये मकर रेखा जैसे ही जाता है तो ये वाली जो पवनें हैं, इधर रहता है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर पवन चलती है। तो आप जानते हो इधर से पवनें आई, ये आई पवन, इधर से आई, ओके, इधर से पवन आई। तो आप जानते हो ये पवन तो आई, अब यहाँ पे तो जल है नहीं, जल बहुत दूर है, यहाँ पर है, राइट। अब यहाँ पर जल है, तो आप जानते हो ये जल तो इधर चाइना वाला क्षेत्र है, इधर मतलब बारिश पानी करती हैं, ओके। लेकिन कुछ पवनें हैं ऐसी हैं जो इस क्षेत्र से आती हैं, राइट, इस क्षेत्र से आती हैं। तो अब बात आ गई इस क्षेत्र जो पवन आ रही है इस साइड से, अब जो पवन आ रही है तो वो उधर को जल तो मिला नहीं, अब जल नहीं मिला तो ये पार कर देती हैं इसको, वो क्या कर देती हैं, पार कर देती हैं हिमालय को, ऊपर से आती हैं। तो पार करती हुई आप जानते हो उनको जल नहीं मिला है, तो सापेक्षिक आर्द्रता कहाँ से धारण करेंगी, नहीं कर पाएंगी ना, तो करेंगी लेकिन बहुत कम करेंगी। जैसे ही अब इस क्षेत्र से गुजरती हैं, इस क्षेत्र से जब गुजरती हैं तो यहाँ पर इसको मिलता है जल, और जल आप जानते हो ये हाई प्रेशर की है तो जल मिलता है। तो ये फिर आप जानते हो जल मिलता है, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये, तो कोरोमंडल तट पर झमाझम बारिश, झमाझम बारिश। तो ये देखो इस क्षेत्र पे बारिश हो रही है ना, इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून। ये कैसा मानसून होता है, उत्तर पूर्वी मानसून है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मानसून जब आता है, जब सूर्य जो है वो दक्षिणायन में चला जाता है, तो इधर की जो पेटी है वो हाई प्रेशर की हो जाती है, क्योंकि तापमान फिर इधर नहीं आ पाता है ना टेम्परेचर सूर्य का, तो वो मकर रेखा साइड रहता है। तो यहाँ वाला जो है आपका हाई प्रेशर है, अर्थात वायु दाब ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि हाँ प्रेशर ज़्यादा रह जाएगा, और जबकि टेम्परेचर कम, और जैसे ही टेम्परेचर कम प्रेशर ज़्यादा, वायु मतलब कि टेम्परेचर की ओर चलना प्रारंभ कर देगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये है उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून। और जबकि पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं वो इस साइड से इस प्रकार से चलते हैं, ठीक, इस प्रकार ऊपर भी आते हैं, ऐसे इधर से आते हैं, इससे से आते हैं, इधर से भी आते हैं। तो ये उत्तर पश्चिमी विक्षोभ जो हैं वो कैसे बनते हैं वो आपको हम बाद में समझाएंगे। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और स्पष्ट आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा एक चीज़ और समझ लो, ITCZ को एक बार और डिटेल से समझ लो। देखो ITCZ एक्चुअली में किसे कहते हैं, ITCZ हम उसे कहते हैं जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं। ITCZ एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर व्यापारिक पवनें मिलती हैं, उसे कहते हैं ITCZ। और ITCZ जो होता है एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ ये ITCZ एक प्रकार का समताप और रेखा को फॉलो करता है, यानी कि समताप रेखा ही ITCZ होती है, बस ये समझ लो। यानी कि ITCZ जो आप देखोगे, जैसे अगर हम एक चीज़ को और इसको डिटेल से समझा देते हैं, अंदर इसके अंतर हम चलते हैं। अब अंदर जैसे ये पृथ्वी है तो ये है भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा पे ये जैसे सूर्य है, तो सूर्य से आप जानते हो ये इसको इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जा रहा है, ये देखो सूर्य का प्रकाश जा रहा है, राइट। तो अब ITCZ कहाँ बनेगा इसका, तो ITCZ इसी क्षेत्र बनेगा। तो इसका मतलब है ITCZ जो है वो इसको एक समान रेखा पे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो जो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो है आपको कहाँ से गुजरती है, आप जानते हो इधर मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए जाती है, और इस प्रकार से आप जानते हो इधर गिनी से होते हुए ये इधर माली से, इस प्रकार से तंजानिया, ऊपर से अर्जेंटीना, सॉरी वो ऊपर क्या आता है तंजानिया से, इस प्रकार से होती हुई ये जाती है सीधी नीचे होती हुई इस प्रकार से निकल जाती है। तो आप जानते हो जहाँ जहाँ पे स्थलीय क्षेत्र आएंगे, स्थलीय क्षेत्र है और स्थलीय क्षेत्र पे आप जानते हो टेम्परेचर रहता है हाई, स्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पे टेम्परेचर रहता है हाई। क्यों, क्योंकि स्थलीय क्षेत्र जल की तुलना में जल्दी गर्म होता है, और जल की तुलना में जैसे ही वो जल्दी गर्म होता है तो समताप रेखा उसी को तो फॉलो करेगी, समझे। समताप रेखा का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ सूर्य का तापमान समान मिलेगा वो उसी को फॉलो कर लेगी, रेखा उसी को फॉलो कर लेगी।
अब बात ये आती है कि इधर वाला जो है, अब ये जैसे यहाँ पर मान लो ये, सॉरी यहाँ पर है, मान लो ये आपका मैक्सिको खाड़ी से इधर आप जानते हो, ठीक है, अटलांटिक महासागर है, तो आप जानते हो इस प्रकार से ये रेखा बनती है। जरूरी नहीं है कि एक समान ही बने, इस प्रकार से बनती है समताप रेखा, समझ रहे हो, समताप रेखा इस प्रकार की बनती है। अब बात ये आती है, सुनना ध्यान से, बात ये आती है कि ये जो पवने हैं, ये जो पवने हैं मान लो इस साइड से जा रही हैं, ये पवने जो बोली जाती हैं एक्चुअली में कौन सी होती हैं, ये हैं व्यापारिक पवने, और ये हैं दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब कैसे है कि ईस्ट से आ रही हैं और दक्षिण में तो है ही ये, और ईस्ट से आ रही हैं तो साउथ ईस्ट हो गई, और साउथ ईस्ट से देखो पवने हैं, तो इस पर जो बल लग रहा है ये बायां ओरी लग रहा है, देखो इस साइड लग रहा है कि नहीं, इस साइड देखो इधर तिरछी है, इस साइड लग रहा है। अब देखो बात यहाँ ध्यान से सुनना, अब ये जो पवन है, ये जो पवन है एक्चुअली में अगर देखोगे तो जब ये तापमान यहाँ पे रहता है ना, यहाँ पे रहता है, तो आप देखोगे ये इसको पार नहीं करता है, पार नहीं करता है। लेकिन रीजन क्या है कि समताप रेखा जो है ना, समताप रेखा जो है मैंने इस प्रकार की बनाई, एक्चुअली में ऐसी नहीं होती है, थोड़ी इस प्रकार से भी मिल जाएगी, इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि ये पवन तो यहाँ आ गई, अब ये पवन देखो यहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, अब देखो इधर से भी पवनें आएंगी, क्योंकि ये लो प्रेशर है और इधर इधर इन दोनों को एक समान हाई प्रेशर है, इन दोनों पे एक समान हाई प्रेशर है, तो आप देखोगे ये भी इधर से भी पवनें आ रही हैं, ये देखो, देखो पवनें आ रही हैं कि राइट। अब ये देखो पवनें आ गई। अब देखो ये पवनें क्यों आ रही हैं, इसका आने का कारण ये है कि भाई इसको हाई प्रेशर है इधर साइड, और ये है आपका लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर है भाई और ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपका डोलड्रम क्षेत्र, और डोलड्रम क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे वर्ष भर वर्षा रहती है, चाहे मकर रेखा पे सूर्य जाए तब भी यहाँ वर्षा होगी, इधर जाए कर्क रेखा पे तब भी यहाँ वर्षा होगी। तो ये आप जानते हो ITCZ जो है ना, वो यहाँ पर रहता है उस समय जब सूर्य जो होता है वो कहाँ पे होता है, इस रेखा पे होता है, भूमध्य रेखा पे। तो आप देखोगे इस क्षेत्र जैसे जाती है तो ITCZ है इस प्रकार से बन रहा है। ITCZ एक रेखा में नहीं बनता है, ओके, एक रेखा में नहीं बनता है, वो है पृथ्वी का मतलब अनियमितता, अनियमितता मतलब पाई जाती है, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर आपको स्थल क्षेत्र, कहीं जल क्षेत्र है, तो सब जगह एक समान तापमान सूर्य की तरफ से तो जाता है, लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता सबकी एक समान नहीं होती है, समझ रहे हो। तो वो इस वजह से आप जानते हो ये तिरछी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग तरीके से रहती है, और जो पवनें होती हैं वो इसी को फॉलो करती हैं। तो आप जानते हो ये पवन आई, ये देखो पवन आई, ये पवन आई, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही, टेम्परेचर देखोगे इसका सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन टेम्परेचर इसका समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो बहुत ही कम होता है, टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन वो टेम्परेचर इस वजह से समझ में नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता युक्त क्षेत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती रहती है, समझ रहे हो, लेकिन इसका प्रेशर जो है वो बहुत ही कम होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं, और यहाँ पर आप जानते हो ये आमने सामने नहीं टकराती हैं, ये आमने सामने नहीं टकराती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जब ये पवन आ रही है तो इसकी लग रहा है, देखो बल लग रहा है दक्षिणी इसके किधर लग रहा है, ये लग रहा है आपके दायां ओरी। तो देखो इसका पवन का दायां ओरी कहाँ है, ये हिस्सा है, तो इधर देखो आ रही, देखो इसका पवन का दायां ओरी ये हिस्सा है, देखो ये इसका दायां ओरी ये हिस्सा है, इसका देखो दायां ये हिस्सा है, इसका दायां ये हिस्सा है, तो दायां ओरी है, तो इसका देखो बायां ओरी, ये बायां ओरी ये हिस्सा है, देखो ये वाला पवन का। तो ये पवन जो है एक सामने आमने सामने नहीं टकरा पाती हैं, इसलिए ये आप जानते हो ये आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है कि ये पवनें जो है आमने सामने ना टकराने की वजह से ये पवनें ऊपर उठ जाती हैं, फिर वो ऊपर जाती चली जाती हैं, जेट बन जाती हैं। तो आपको जेट मैंने बताया था, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं जो। चलिए तो इतना आपको समझ में आया ITCZ। अब बात ये आती है कि यही जो सूर्य है, यही जो सूर्य है, अब देखो ये इस दिशा पे चला गया अप्रैल में, अब यहाँ अप्रैल है, यहाँ मई है, यहाँ है जून। अब देखो जून की हम बनाते हैं कर्क रेखा, और ये आपकी है दिसंबर की, 22 दिसंबर को यहाँ जब सूर्य आता है तो ये है आपका मकर रेखा। अब देखो अप्रैल पे हम समझते हैं, अभी मार्च, ये 21 मार्च और 23 सितंबर की बात थी, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात थी, ठीक, 21 मार्च 23 सितंबर को कर्क रेखा भूमध्य रेखा पे सूर्य रहता है। अब देखो 21 मार्च से जब अप्रैल पे जाता है, राइट, ये अप्रैल गया, तो अप्रैल पे जैसे ही सूर्य पहुंचता है, अप्रैल जैसे ही सूर्य पहुंचता है, एक चीज थोड़ा समझ लो, यहाँ पे थोड़ा इसको हटा दें, फिर समझाते हैं।
काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है और डिटेल से समझेंगे इसको। एक एक डीपली समझेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, जैसे ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, राइट। तो पृथ्वी पर यह है भूमध्य रेखा और ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी ये। अब बात यह है कि ये जो है यहाँ से सूरज जब इस प्रकार से ऊपर जाता है, राइट, इस प्रकार से जाता है, ये एक्चुअली सूरज नहीं जाता है, ये पृथ्वी घूमती है, परिक्रमा करती है, तो इस वजह से ये जाता है ऊपर इस प्रकार से। अब देखो ऊपर जा रहा है, राइट। तो अब देखो एक समय बाद यहाँ पे आएगी अप्रैल, और भारत है जो, भारत अगर देखोगे तो भारत को अगर दिशा आपकी बना देते हैं, ये भारत है, ओके। अब देखो क्या है, मान लो, मान लेते हैं क्या होता है कि ये अप्रैल है, ये आपका अप्रैल है, ये आपका मई है, ठीक, और ये ऊपर जून है। क्योंकि आप जानते हो कि 4 दिन में, सुनना, 4 दिन में सूर्य जो होता है वो 1 डिग्री अक्षांश को पार करता है। मतलब होता तो 3.25 दिन है, लेकिन आप 4 लिख लो, 4 दिन लग जाते हैं 1 डिग्री अक्षांश को फॉलो पार करने में सूर्य को, ठीक। अब 4 दिन लग रहे हैं 1 डिग्री पार करने में, तो यहाँ पे आप जानते हो कि 0 है, तो ये जो है, ये जो रेखा है ना यहाँ पे, ये है 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को 4 × 4 करके देखना एक बार। 23.5 को 4 करो तो 4×3 = 12 की 2 यहाँ से लगी 1, और 4×2 = 8 और 2, हाँ 4×3 = 12 की 2 यहाँ से लगी 1, 4×2 = 8, 1 9, 9 और 4 2, यानी कि 94 दिन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या थे, 94 दिन लग जाएंगे सूर्य को यहाँ मकर रेखा पे आते आते, 94 दिन लग जाएंगे सूर्य को मकर रेखा पे आते आते। इसका अर्थ ये है कि यानी कि 4 दिन में 1 डिग्री पार कर रहा है, तो फिर उसको 23.5 डिग्री पे आने में उसे लग जाएंगे 94 दिन। 92 दिन है, फिर आधा इसका 4 का, तो ये 2 हो जाएगा, तो 94। अब देखो क्या होता है कि ये यहाँ पे अप्रैल है और ये मई है और ये जून है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ से अप्रैल पे आता है, अप्रैल पे आता है यहाँ पे, तो ये जो ITCZ है ना, ITCZ है, वो एक्चुअली में वो सूर्य के तापमान को फॉलो करता है। देखो सूर्य का तापमान यहाँ पे, तो ITCZ है वो इधर खिसकने लगा, इधर आ गया, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यही ITCZ इस प्रकार से बनेगा। ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनता है ये तो हमने बता ही दिया है। इसके बाद मई में आता है, तो मई में फिर ITCZ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, और राइट। और जैसे जून में आता है तो जून में वो इस प्रकार से बनता है। तो ये ITCZ देखो यहाँ तक बनता है जून, और फिर इधर बनता है यहाँ तक, तो ITCZ इस क्षेत्र में रहता है इतने में। अब बात ये आती है कि ये है हमारा क्या, भारत, ठीक। अब ये है देखो अप्रैल, तो अप्रैल में आप जानते हो कि यहाँ पर आप जानते हो अप्रैल में कभी कभी आपने देखा हो, कभी कभी आपने देखा हो कि भारत में वर्षा जो होती है वो जून से पहले भी होती है, राइट। भारत में आपने देखा हो वर्षा जो होती है इधर दक्षिण वाले क्षेत्र में, वो जून से पहले भी होती है, यानी कि जून से पूर्व होने वाली वर्षा, राइट, क्या बोलते हैं उसे, जून से पहले वर्षा होने वाली, यानी कि पूर्व मानसून वर्षा, यानी कि मानसून नहीं आया है लेकिन उससे भी पहले वर्षा जो होती है उसको थोड़ा समझ लो। पूर्व मानसून वर्षा, कि मानसून से पहले होने वाली वर्षा कैसे है, तो पूर्व से होने वाली जो वर्षा है ना एक्चुअली में, वो अगर आप देखोगे ना, तो जैसे अप्रैल है, ये मई है, तो अप्रैल मई में क्या मानसून आता है, नहीं आता है, राइट। अप्रैल मई में मानसून नहीं आता है, लेकिन जून में आ जाता है। 1 जून में वो मालाबार तट से टकराता है मानसून, ठीक। लेकिन इससे पहले जो अप्रैल है, मई है, इसमें भी भारत में वर्षा होती है, लेकिन इसमें जो भारत वर्षा होती है वो मानसून से नहीं होती है। इसलिए आप जानते हो पूर्व मानसून, पूर्व मानसून से भी वर्षा भारत में होती है, लेकिन वो किससे, आप देखोगे किससे होती है, वो मानसून से नहीं होती है, वो किससे होती है, वो होती है चक्रवातों से। चक्रवातों से जो वर्षा होती है उसे भी हम शामिल करते हैं इन बारिश में शामिल करते हैं, राइट। तो आप जानते हो संपूर्ण वर्षा कभी नहीं मानसून से होती है, तो इसमें देखो चक्रवात से वर्षा होती है। अब देखो क्या है कि ये देखो अप्रैल है, राइट, ये अप्रैल है, तो आप जानते हो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर, ये देखो लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। अब इसके विपरीत इधर वाला क्षेत्र देखोगे ना, तो ये बनेगा आपका हाई प्रेशर, ये आपका हाई प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर ये पवनें जा रही हैं, देखो ये पवनें गई,
ये आपकी पबने गई, ये कौन है, व्यापारिक पबने हैं, व्यापारिक है। देखो इन पबनों को समझना है तो इसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना, आप वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, हमने आपको पढ़ाया है। ये देखो व्यापारिक पबने गई। अब देखो इनको यहाँ पर तो ITCZ है नहीं, यहाँ तो ITCZ नहीं है, तो आप जानते हो ये फेरल के अनुसार ये इसके 90 डिग्री घूम गई, 90 डिग्री, देखो बल लग गया इन पे, 90 डिग्री घूम गई। लेकिन आपने क्या समझा, आपने क्या समझा कि यही जो पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध की, ये उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा को पार कर देती हैं, और जैसे ही पार करती हैं तो ये वाली जो वायु है, इस साइड की जो वायु आ रही है इधर वाली, ठीक, ये आ रही है, तो ये आप जानते हो क्या होता है, इससे टकराती हैं आमने सामने, और जैसे ही आमने सामने टकराई तो आमने सामने टकराने से यहाँ पर क्या है, यही चक्रवात गोल 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 इस प्रकार से बनने लगते हैं। और आपको पता है इधर कौन से कैसे बनते हैं, इधर बनते हैं दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये गोल 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 घूमने लगे। आप गोल गोल घूमने तो लगे, लेकिन आप जानते हो कि इनकी जो दिशा जो होती है ये होती है पूर्व से पश्चिम। ये कैसी होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में ये चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप जानते हो ये भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है इधर वाला, यहाँ पर भी इन चक्रवातों की वजह से बारिश होती है, इन चक्रवातों की वजह से बारिश होती है। तो हम कह सकते हैं पूर्व मानसून जो वर्षा है वो एक्चुअली में आपको मिलेगी ना, तो हमेशा याद रखना जो सबसे ज़्यादा चक्रवात जो आते हैं, जो सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं वो अप्रैल और मई में आते हैं। जून में आपको चक्रवात नहीं मिलेंगे इतने ज़्यादा, अप्रैल मई जो है वो चक्रवातों से भरा पड़ा रहता है, यानी कि तूफान सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो इधर से बारिश होती है, राइट, इसी किससे होती है, पूर्व मानसून वर्षा यानी चक्रवातों से होती है, क्योंकि यहाँ पे चक्रवात बनेंगे। इसके बाद आप जानते हो ये मई वाला क्षेत्र है, तो मई में भी आप जानते हो कि यही पवनें जो होती हैं, ये भी आप जानोगे मई में, अगर आप देखोगे ना तो मई में जब ये यहाँ पे समताप रेखा बनेगी तो मई वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या कोई प्रकार का वो आपको मिलेगा, स्थल नहीं मिलेगा, राइट, स्थल मई में नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, वो मिलता है जून में जाके स्थल, मई में नहीं मिलता है। तो मई में आप देखोगे नीचे वाला हिस्सा रहता है, नीचे वाला लगा लगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तो आमने सामने पवनें टकराती हैं, क्योंकि ये पवनें जो हैं हाई प्रेशर की इधर गई तो ये भी लो प्रेशर ले लेती हैं, तो यहाँ से ये जल धारण करेंगे, इधर से आती है लो प्रेशर की, तो ये आपस में गोल 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 घूम जाती हैं और ये पूर्व से पश्चिम चलती हैं, पूर्व से पश्चिम चलती हैं। और आप जानते हो ये पूरा कोरोमंडल वाला जो तट है इधर वाला, इस क्षेत्र पे, इधर उड़ीसा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो बारिश होती है फिर ये इसकी वजह से होती है, चक्रवातों की वजह से, राइट। इसके बाद आप जानते हो कि कभी कभी इधर वाले क्षेत्रों में भी बारिश हो जाएगी, इधर वाला जो क्षेत्र है, एक मिनट, ये इधर वाला भी बारिश आपको मिलेगी, तो इसका मतलब है कि ये चक्रवात जा रहा है, राइट, ये चक्रवात जा रहा है, ये चक्रवात जा रहा है, इसको बारिश यहाँ टकरा रहा है तो यहाँ भी बारिश कर रहा है, इधर आ रहा है चक्रवात तो यहाँ भी बारिश कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं चक्रवातों से कभी कभी यहाँ क्षेत्र में भी बारिश हो जाती है, लेकिन वो होती किसकी वजह से है, वो यहाँ पर अगर किसी प्रकार का उसको लो प्रेशर मिलता है, अगर लो प्रेशर मिलता है, वैसे तो ये जाती तो सीधी हैं, जाती तो सीधी हैं, लेकिन वो मुड़ जाती हैं, वो इस प्रकार से टर्न हो जाती हैं। वो टर्न चक्रवात का होने का मतलब ये है कि उसको लगता है कि इसकी तुलना में, इधर वाले क्षेत्र की तुलना में उसे लग रहा है कि इधर लो प्रेशर ज़्यादा है, तो वो मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, तो इधर वाले क्षेत्र में भी वो बारिश कर देता है। तो यही एक कारण इसमें मुख्य माना जाता है, ये कारण इसका क्या है, इसमें मुख्य माना जाता है। चलो, तो आपको ये समझ में आया कि पूर्व मानसून जो वर्षा है वो चक्रवातों की वजह से होती है, और चक्रवात हमेशा याद रखना वो कभी भूमध्य रेखा पे नहीं बनते हैं, वो अप्रैल मई में जब सूर्य जाता है तो वहाँ पर जो है समताप रेखाएं बनती हैं, तो ये दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा को पार कर देती हैं, क्योंकि ITCZ कहाँ बन गया जाके, अप्रैल और मई साइड में उधर बना जाके कि ना, जब उधर बन जाएगा ITCZ तो यही जो पवनें हैं इस साइड से जा रही हैं, ओके, ये पवनें इस साइड से जो जा रही हैं वो भूमध्य रेखा को पार करेंगी, और भूमध्य रेखा को पार करने के बाद अप्रैल में क्या होता है कि समताप रेखा में ये जैसे ही आमने सामने टकराती हैं, ऊपर से भी तो आ रही हैं, ऊपर से भी आ रही हैं, तो आमने सामने टकराव उनका होता है, तो चक्रवात बन जाते हैं, तूफान बन जाते हैं, गोल 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 घूमते हैं, तो यही फिर आप जानते हो अपने साथ बारिश भी ला के आते हैं, तो फिर आप जानते हो ऐसे प्रकार से ये बारिश करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब बात ये आती है कि एक मिनट इसको साफ कर लें। तो ये पूर्व मानसून वर्षा आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो पूर्व मानसून जो वर्षा है वो जून से पहले पहले रहती है, ठीक, किससे पहले होती है, वो जून से पहले ही पहले रहती है। और एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, जैसे ये पृथ्वी है ना, ये आप इस, तो
जैसे ये भारत है, तो आप जानते हो कि अप्रैल से यहाँ से रेखा गुजरती है और मई से आप जानते हो यहाँ से रेखा गुजरती है, इस प्रकार से। तो मई देखो यहाँ पे नेक थोड़ा टच करता जरूर है, लेकिन आप जानते हो जब सूर्य इस रेखा पे आता है, इस रेखा पे आता है, तो यही जो ITCZ है ना, ITCZ, वो आपको यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अब ITCZ जैसे यहाँ मिल रहा है, तो आप जानते हो कि ये जो पवनें जा रही हैं, ये जो पवनें जा रही हैं, राइट, ये जो पवनें जा रही हैं एक्चुअली में ये भूमध्य रेखा को पार करते इस प्रकार से मुड़ती हैं। ठीक, अब देखो इस प्रकार से ये मुड़ गई, ये जा रही, ये जा रही। अब ये जो पवन है उधर साइड की वो नहीं आ पाई हैं, ये जा रही हैं, अब ये जा रही हैं, तो एक्चुअली में ये पवन जो है यहाँ तक जाएगी, ये यहाँ तक जाएगी, 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 राइट। आप जानते हो इधर से भी पवन आती है तो वो यहाँ टकराती है, इधर से देखो टकरा रही, ये टकरा रही, ये टकरा रही, ये देखो ऊपर से टकरा रही, राइट, ये टकरा रही। अब देखो इधर क्षेत्र में आप जानते हो कि फिर आप जानते हो यहाँ पे चक्रवात आपको मिल जाते हैं जून में, तो जून में भी चक्रवात जो हैं वो बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि इधर वाला जो क्षेत्र है ना वो जल नहीं मिलता है फिर उसको, क्योंकि कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजर रही है, कर्क रेखा इस प्रकार से गुजर रही है, तो आप जानते हो कर्क रेखा जब गुजरती है तो इधर तो क्षेत्र बांग्लादेश पड़ जाता है और इधर आपको गुजरात है, फिर इसके बाद आप जानते हो इधर पाकिस्तान लग जाता है, तो नीचे आप जानते हो कि अरब सागर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, आप ये वाला अरब सागर है, ये आपका क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी है। तो आप जानते हो जैसे ये रेखा जा रही है, राइट, ये रेखा जा रही है, तो आप जानते हो फिर ये जल है तो इसका ITCZ यहाँ बन रहा है ना, ये ITC बन रहा है, तो ये जैसे आप टकराती हैं तो ये आप जानते हो कि जून में आपको जो तूफान मिलेंगे ना, तो ये कहाँ मिलेंगे, इसको इस साइड वाले क्षेत्र मिल जाते हैं, इधर जैसे राजस्थान है, यूपी वाले क्षेत्र हैं, उधर भी मिल जाएंगे, जून में आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो अपने साथ बारिश नहीं लाते हैं, वो अपने साथ बारिश नहीं लाते। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये वाली तो पवन गई, ये वाली पवन गई, ये तो आप जानते हो यही बारिश कर देती है, यही बारिश कर देती है, तो इधर वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, यहाँ पे पवन जो है वो सूखे सूखे से जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप जानते हो कि आपने पढ़ा हो उसे क्या बोलते हैं, लू, लू, लू आपने नाम सुना हो, तो लू जो जाती है वो इस क्षेत्र में जाती है, वो सूखी रहती है, रहती है सूखी। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कर्क रेखा पे सूर्य रहता है तो यहाँ पे लू चलती है सूखी, क्योंकि उसे जल ही नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर ये पाकिस्तान, ये पूरा मरुस्थल क्षेत्र है, तो यहाँ पे उसे कहाँ जल मिलेगा। तो आप देखे हो यूपी, हरियाणा, दिल्ली और थोड़ा बिहार लगा लगा क्षेत्र है, इसमें बहुत तेज लू चलती है, बहुत तेज, सभी को गर्मी से मार डालती है, तो बहुत लोग वैसे मरते हैं गर्मी की वजह से, बीमार होते हैं, तो क्योंकि वो आदता धारण कर ही नहीं पाते, उसे जल ही नहीं मिल पाता है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो ये कुछ चीज़ें थी, अब हम थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को आज हम डिटेल से थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा और उसको क्लियरिटी से समझ लेंगे। और लौटता हुआ मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है और पश्चिमी विक्षोभ है, इसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखो समझते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अभी तक ओवरव्यू था, अब थोड़ा इसको और डिटेल से समझते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून को और डिटेल से समझ लेते हैं, तो क्लियरिटी आपको बन जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, थोड़ा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। इसको हम एक करते हैं अरब सागर शाखा के रूप में, ठीक, और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी जो है उसकी शाखा होती है, के रूप में थोड़ा समझ। तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दो भागों में समझते हैं। यहाँ तो आपने समझ ही लिया, यहाँ तो आपने समझ ही लिया कि पवनें ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। अब थोड़ा इसमें हम इसको ही पुनः बना के थोड़ा समझा देते हैं डिटेल से। तो देखो क्या है, जैसे ये हमारा भारत है, ये जैसे भारत है, ओके। अब बात ये आती है कि अरब सागर शाखा कौन सी होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा कौन सी होती है। तो आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है, इस दिशा से जाता है, ठीक, इस दिशा से जाता है।
तो ये देखो जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, देखो ये गया, ये गया। तो सबसे पहले जो है वो कहाँ टकराता है, पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ये आकृति जो है, ये टोपोग्राफी जो है आप जानते हो इस प्रकार से है, राइट। तो अब पवन इधर से जा रही है तो ये वाला इसको हिस्सा नीचे साइड जाते जल्दी मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है इधर वाला, ये है मालाबार तट। तो केरल वाला जो क्षेत्र है मालाबार वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पवन 1 जून को दस्तक देती है, राइट, 1 जून को टकराती है। जब सूर्य कहाँ होता है, सूर्य होता है इस दिशा में, ठीक। ये आपकी क्या है, कर्क रेखा है। सॉरी, देखो अब ये जा रही है, ठीक है। तो अब देखो ये पवन यहाँ पे पहले टकराएगी, यहाँ पे पहले टकराएगी इस साइड में। तो अब देखो ये वाली पवन इधर चल दी, ठीक, इस प्रकार से जाएगी कि नहीं, ये देखो गई, ये देखो गई, ओके, ये गई, राइट, ये गई। अब यहाँ पर क्या है, पूरा अराका नोएमा है, ठीक है। इधर आपको तो पता ही होना चाहिए क्या है, ये तो आपका पूरा अंडमान निकोबार है। अब देखो इधर गई, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्या होता है कि ये जो पवन गई, ये पवन गई तो एक्चुअली में ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर भारत से, ये वाला जो क्षेत्र है आपको, ये वाला जो है ये क्या है आपका, ये तटीय मैदान है। कैसा है, तटीय मैदान। आपको मैंने इंडियन ज्योग्राफी में तटीय मैदान के विषय में पढ़ाया था, जिसमें ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ से ऊपर से गुजरात से यहाँ तक लगता है, गुजरात से महाराष्ट्र तक है आपका कौन सा, काठियावाड़ तट। और फिर यहाँ से गोवा है, कर्नाटक वाले क्षेत्र है, इधर मिल जाएगा कोंकण तट। फिर आपको सॉरी यहाँ पे महाराष्ट्र से ही आपको इधर गोवा वाला क्षेत्र है, यहाँ कोंकण तट मिलेगा। कोंकण तट के बाद इधर वाला क्षेत्र है, ये वाला आपको मिलेगा मंगलोर तट, और मंगलोर तट से ये मालाबार तट, राइट। तो ये 4 तट मिलते हैं। इसके बाद आप जानते हो अंदर वाला जो क्षेत्र है ये आपको ऊंचास भरा मिलेगा, ऊंचा, ये तटीय क्षेत्र है। और तटीय क्षेत्र में आप जानते हो कि ये वाला जो क्षेत्र है तटीय है, तो यहाँ जो पवन जा रही है इस प्रकार से, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये तो तटीय है, समतल प्रकार का है, लेकिन इससे लगा लगा जस्ट अंदर देखोगे तो ये आपको पश्चिमी घाट मिलेगा, ठीक, ये पश्चिमी घाट मिलेगा। और इसे बोलते हैं सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी घाट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ दर्रे मिल जाएंगे, कुछ दर्रे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कि जैसे ही पवन ये चलती है, यहाँ पे चलती है, तो यहाँ से ये क्या उठाती है, आर्द्रता। यहाँ से क्या उठाती है, आर्द्रता, यहाँ से आर्द्रता उठाएगी। अब वो बारिश करेगी यहाँ पे, बारिश करेगी यहाँ पे। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे बारिश करना प्रारंभ कर देती है। तो अब बात ये आती है कि इस वाले क्षेत्र पे जो तटी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये बहुत बारिश करती है। यहाँ पर ये देखो पुणे लगा लगा है, यहाँ मुंबई पुणे, ये वाला जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो तटी वाला क्षेत्र, जबकि अंदर वाला जो क्षेत्र है इसके पश्चिमी घाट के अंदर वाला जो इस हिस्सा है, इनमें बारिश नहीं होती इतनी, समझ रहे हो। वो क्यों नहीं होती, इसका कारण समझो। देखो अंदर कुछ हिस्सों में बारिश मिल जाएगी, वो कैसे मिलती है आपको पता है कि इधर वाला आपको जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ पर आपको दो दो दर्रे मिल जाएंगे। एक है आपका थार घाट, ठीक, एक है आपका इधर घोर घाट, ये 2 दर्रे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक। तो यही जो पवन है यहाँ से निकल जाती इस प्रकार से, ठीक, प्रकार से निकलती हुई क्रॉस करती ऐसे। इसके बाद आप जानते हो नीचे आ जाओ, तो नीचे आप देखोगे इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र है, तो इधर आपको मिल जाएगा पाल घाट, ठीक, इधर आपको मिल जाएगा नीचे वाले में पाल घाट। और इसके बाद केरल वाले क्षेत्र में देखोगे इधर माला वाला, इधर मिल जाएगा आपको सैनकोटा दर्रा। तो इस प्रकार से सैनकोटा ये दर्रा है। तो ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं आपको क्या मिलेंगे, घाट मिलेंगे। घाट मतलब है कि जैसे ये पर्वत है तो इस प्रकार से ये क्या है, घाट है, क्योंकि यहाँ से लोग आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ से तो चढ़ नहीं पाएंगे, उचास है, उचास नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये क्या है, जहाँ पर जो भूमि है निम्न होती है, राइट, जहाँ भूमि निम्न होती है वहाँ पे ये दर्रे होते हैं, उन्हीं को घाट बोलते हैं। तो ये घाटों के इनके नाम हैं। तो यहीं से जो पवन होती है, इतना ऊपर तो बेचारी चढ़ नहीं पाएगी, यहाँ पे जो चढ़ रही है तो संघनन क्रिया करेगी। वहीं जो तटीय मैदान है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बारिश करेगी, यहाँ पे तटीय मैदान है ये बारिश करेगी। लेकिन ये जो पवन है ना वो यहाँ बारिश नहीं करेगी भाई, उसने आर्द्रता दी, वो अंदर घुस जाएगी, अंदर घुसेगी ना, ये देखो ये अंदर घुस गई, ये अंदर घुस गई। तो यहाँ से अंदर जैसे ही घुसती है तो इधर वाला जो क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पर ये बारिश करती है। पश्चिमी दक्षिण पश्चिम की जो ये जा रही है पवनें, ये यहाँ पर बारिश कर देती है। तो यहाँ पर ये घाट है ना, यहाँ घाट से निकल जाती है, अंदर अंदर निकल जाती है, ठीक, इधर देखो अंदर निकल गई तो ये बारिश कर। लेकिन अब ऐसा भी तो है, तो टोटल पवन तो है नहीं,
कि भाई मैं तो इधर ही से जाऊंगी, इधर नहीं जाऊंगी, मैं तो इधर ही से जाऊंगी, इधर नहीं जाऊंगी, हैं। तो वो तो इतनी समझदार तो होती नहीं है। तो वो सोचेगी चलो यहाँ भी लो प्रेशर है, तो वो इधर क्या करती है, कुछ तो इधर घुस जाती है, इधर साइड निकल जाती है इस साइड में, और कुछ जो पवन है वो यहाँ से समांतर जाते हुई इस क्षेत्र में जाती है, इधर वाले इस क्षेत्र में जाती है। तो यहाँ पर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये बारिश करती है। ओके, इस प्रकार से यहाँ वाली जो बारिश होती है वो एक्चुअली में गुजरात राजस्थान वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। ओके, तो वो कैसे होती है, जब कुछ बार जो कुछ पवनें होती हैं यहाँ से आर्द्रता धारण करेंगी, यही होती है अरब शाखा। तो ये ऊपर देखो जा रही है, देखो ये ऊपर गई, देखो ये नीचे तो हिंद महासागर है, नीचे तो हिंद महासागर है, जबकि ये वाला जो सागर है, ये वाला ये आपका कौन सा सागर है, ये है अरब सागर। तो अरब सागर जो शाखा जा रही है वो एक्चुअली में ये समांतर जब पवनें ऐसी हो जाती हैं ऊपर के लिए, कुछ कुछ पवनें तो घाटों से घुस जाती हैं, लेकिन कुछ पवनें जो हैं इस प्रकार से ऊपर चली जाती हैं, तो यही जो शाखा कहलाती है यही होती है अरब शाखा, पवन की अरब शाखा, अरब सागर शाखा। तो ये ऊपर अरब सागर शाखा जो है वो इधर गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे खूब बारिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू बारिश नहीं होती है, क्योंकि कुछ पवनें ही यहाँ पे आ पाती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं, कुछ इधर आ पाती हैं। और यहाँ पे जब यही जो मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, तभी यहाँ बारिश होती है, वैसे यहाँ पे आप जानते हो बारिश नहीं होती है। ठीक है, चलो अब देखो ये पवनें हैं, ये गई गई इधर गई, अब इधर भी बारिश है, इनको जितनी क्षमता है इधर भी बारिश करती हैं, लेकिन आप जानते हो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये बारिश नहीं होती है, इस वाले क्षेत्र पे है बारिश नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचा सा है, यहाँ पर जो है ये पश्चिमी घाट बहुत उचास भरा है, तो यहाँ पे जो पवन है एकदम चढ़ती है ऊपर और चढ़ती है, और जैसे ही पवन चढ़ती है तो वो आर्द्रता तो है ही उसके पास, जैसे ही चढ़ती है तो उसका संघनन होने लगता है, वो अपने साथ बारिश तो ले ही जाती है, लेकिन वो बारिश जो है उसकी सापेक्षिक आर्द्रता पूर्ण नहीं होती है, और जैसे ही ऊपर जाती है, जैसे ही वायु यहाँ टकरानी, जैसे ही ऊपर गई, जैसे ही इस प्रकार से ऊपर गई, इस प्रकार से ऊपर गई, तो ये ऊपर हो जाती है वो ठंडी संघनन, तो यहीं बारिश समतल वाले मैदानों पर ही बारिश करने लगती है, और जबकि इधर वाला क्षेत्र है यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। राइट, यहाँ बारिश नहीं हो पाती, तो यहाँ वाली बारिश खूब करती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र रहता है, और पवन यहाँ बैठ भी नहीं पाती है, समझ रहे, पवन यहाँ से इसके थोड़ी दूर बैठती है, जाके थोड़ी दूर बैठती है, जस्ट बगल में नहीं बैठती, हमेशा याद रखना। जैसे ये आपका हिमालय है पर्वत, तो यहाँ से पवन चढ़ रही है ना, तो इस प्रकार से यहाँ यहाँ पे बैठेगी आगे, क्या वो यहाँ बैठ जाएगी? तुरंत नहीं बैठ पाएगी ना, क्योंकि आप जानते हो नीचे जैसे ही पवन ऊपर जाती है तो इसका प्रेशर हाई होता है इस साइड में। ठीक, इसका देखोगे तो ये तो यहाँ पे आप जानते हो लो प्रेशर की वजह से पवन, अब जानते हो यहाँ पे ठंडी हो गई ऊपर जाने पर, अब यहाँ पे बारिश करती है, कुछ बची पवन जो होती है वो आप जानते हो तुरंत यहाँ नहीं बैठती है, तुरंत जस्ट नहीं बैठती है, वो कुछ हटके बैठती है दूरी। तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर एकदम सूना सूना सा रहता है, तो यही क्षेत्र होता है वृष्टि छाया क्षेत्र। अब आपको समझ में आया होगा वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे बनता है। ठीक है, तो यही जो है भारत का इस वाला हिस्सा जो है, थोड़ा इधर एमपी का थोड़ा लगा लगा है, नीचे कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का थोड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे वृष्टि छाया क्षेत्र मिल जाता है। वो कारण यही है कि यहाँ पर बारिश नहीं होती है और पवन है थोड़ी आगे आगे बैठने लगती है। ठीक, और यहाँ पे तो फिर जानते ही पठार है, ऊंचास है, काफ़ी ऊंचा पठार है ये वाला। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपको जो अरब सागर शाखा है वो समझ में आ गई ना, क्योंकि ये घाटों से थोड़ा पवनें गुजर जाती हैं, कुछ पवनें हैं जो ऊपर के लिए चली जाती हैं इस प्रकार से समांतर इसके होते हुए, क्योंकि ये पश्चिमी घाट समांतर ऊंचा है तो ये समांतर होती चली जाती हैं। तो ये बचा हुआ जो जल होती है यहाँ से धारण करती हैं, वो यहाँ पे करती हैं जाके, गुजरात राजस्थान वाला प्रदेश है यहाँ हमारे। तो फिर यही जो होती है अरब शाखा से बारिश होती है। तो हमेशा याद रखना गुजरात और ऊपर का जो राजस्थान है यहाँ पर कौन सी शाखा बारिश करती है, तो अरब शाखा। अगर पूछा जाए कौन सा मानसून है तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। ओके, और कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून है और कौन सा शाखा है, वो है अरब सागर शाखा। ठीक, अब समझ में आया होगा। चलो, लेकिन एक चीज समझो, ये वाली जो है, अब ये तो समझ में आ गया ना, अब इधर समझो, अब ये देखो पवन जा रही, ये देखो गई, क्योंकि यही पवन यहाँ तो टकरा गई, लेकिन ये नीचे से तो जा रही है ना, ये देखो ये चल रही है, देखो ये चल रही कि नहीं, तो ये देखो जा रही है, ये गई ये गई। अब जानते हो कि ये तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बांग्लादेश, तो इसको बांग्लादेश में खूब झमाझम बारिश करती हैं, ये तो बांग्लादेश है ना यहाँ वाला, लेकिन आप देखोगे बांग्लादेश यहाँ तक, फिर इधर वाला जो क्षेत्र है म्यांमार है, तो यहाँ पे जानते हो बांग्लादेश से ये क्रॉस करती हुई बारिश करती हुई ये क्षेत्र में जाती हैं, यहाँ से बारिश खूब ली, यहाँ क्षेत्र में जाती है, तो यहाँ भी बहुत झमाझम बारिश 200 सेंटीमीटर तक बारिश करती है। अब है पवन यहाँ को इसको पार नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे है हिमालय और बहुत ऊंचा हिमालय है। राइट, यहाँ पे सकरा जरूर है लेकिन हिमालय बहुत ऊंचा है,
तो यहाँ पे हिमालय ऊंचा होने की वजह से यही पवन जो है यहाँ पे टकराती हैं, तो ये पवन इस प्रकार से चलती है, क्योंकि ये जैसे ही टकरानी तो यहाँ तो हाई प्रेशर है, और इधर आप देखोगे तो इधर तो बारिश हुई ही नहीं, तो ये तो रहेगा लो प्रेशर। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका यहाँ इतना वाला, ये आपको लो प्रेशर का क्षेत्र मिल जाएगा, जो उत्तर भारत का मैदान है। तो यही पवनें सीधी सर्राटे मारे नीचे आती हैं, इस प्रकार से झराझर 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 स्पीड में आती हैं। यही पवनें यही सीधी आती हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं इसको यही जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश होती है। तो ये वाला जो है ना, ये लौटते हुए मानसून से आपको यूपी है, बिहार है, इस क्षेत्र में बहुत बारिश आपको मिल जाएगी, हरियाणा वाला में तो ऊपर तक चढ़ती है, खूब दिल्ली तक जाती है स्पीड मारे। तो यही बोली जाती है क्या, बंगाल ये बोली जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी से होने वाली ये वर्षा है, लेकिन ये क्या है, लौटता हुआ मानसून से है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून है, क्योंकि यही दक्षिण पश्चिम है ना, यही लौट रहा है। तो देखो ये जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो ये है आपकी बंगाल की खाड़ी शाखा। ये कौन है, बंगाल की खाड़ी से गुजर रही है, तो ये बंगाल की खाड़ी शाखा है। तो ये जा रही है, ये गई, ये गई, तो यहाँ पे तो आपको जानते हो अराकानोमा है, तो यहाँ से टकराती तो इधर साइड जाती है भाई, वो टकरा गई। अब वो सोच रही मैं किए किधर जाऊँ किधर जाऊँ किधर जाऊँ, उसने सोचा कि लो ये देखो लो प्रेशर बन गया, चल तो मैं यहीं चलती हूँ। इधर गई, उसने कही अरे यार यहाँ पे देखो पानी है, तो पानी लेती है, वो इधर से पानी उठाया उसने, और जैसे ही पानी उठाया एक मिनट, यहाँ से उसने पानी उठाया, और पानी उठा के यहाँ फिर बारिश की उसने, बहुत तेज़ बारिश की। तो इस क्षेत्र में बारिश होती है, लेकिन वो इसकी इसकी वजह से नहीं होती है, क्योंकि वो यहीं तक इसकी क्षमता रहती है, इधर वो जा ही नहीं पाती, खत्म हो जाती है यहाँ तक। लेकिन ये जो बारिश होती है इधर क्षेत्र में, इसकी वजह से होती है। लेकिन और ये वाला क्षेत्र, इसमें इतना बारिश नहीं होती है, इधर वाले क्षेत्र आता है यहाँ तक बारिश होती रहती है, इधर वाला क्षेत्र है काफ़ी बारिश रहती है, इधर वाला क्षेत्र है इधर वाले में बारिश होती है, लेकिन यहाँ वाला क्षेत्र है वो बहुत ही कम बारिश होती है। अब ये पवनें जब अंदर घुस जाती हैं तो इसी से होती है। कुछ पवनें इधर से भी घुस के जाती हैं, कुछ पवनें इधर भी घुस के जाती हैं, क्योंकि आप जानते हो ये कटापटा है, और कटापटा है तो इधर आप जानते हो ये स्थली समीर हैं, जली समीर हैं, इनकी वजह से इधर स्थली समीर की वजह से इधर बारिश होती रहती है। देखो पवनें ये घुस गई अंदर, राइट, ये देखो घुस गई, क्योंकि कटापटा है तो वो जानती है कि ये देखो गर्म क्षेत्र है और ये ठंडा है, तो यहीं से लोहा तो काफ़ी पवनें सीधी चली जाती हैं, लेकिन कुछ पवनें इधर भी मुड़ती हैं। इसी प्रकार से ये पवनें कुछ इधर भी मुड़ जाती हैं इससे, और जैसे इधर मुड़ती हैं तो आप जानते हो क्या होता है कि ये जैसे ही मुड़ी तो ये यहाँ पर बारिश कर देती है, लेकिन इसकी तुलना बहुत कम होती है, क्योंकि इतनी अंदर नहीं जा पाती, प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब की सागर शाखा, आपको ये समझ में आया है। लौटता हुआ मानसून आपको समझ में आया है, इस प्रकार से गया और इधर मुड़ गया और इधर क्षेत्र में बारिश उसने की, ये है लौटता हुआ मानसून। तो दक्षिण पश्चिम को ही लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें इस पर समझ में आई होंगी। तो अरब शाखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा है, और बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये आपको समझ में आया होगा। चल, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे, वो उत्तर पूर्वी मानसून को समझेंगे, उसके प्रारूप को समझेंगे, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पश्चिमी विक्षोभ को समझेंगे। ऐसे हमारे 3-4 लेक्चर इसमें बनेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और समझ लो थोड़ा इसमें, अभी नहीं, एक चीज़ और समझ लो। देखो, सापेक्षिक आर्द्रता को समझ लो, काफ़ी एस्पिरेंट को ये नहीं पता होती है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो आपको एक चीज़ हम समझा दें, सापेक्षिक आर्द्रता थोड़ा थोड़ा समझो। सापेक्षिक आर्द्रता एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, सापेक्षिक आर्द्रता क्या बोलते हैं कि जैसे आप जानते हो कोई एक इकाई आयतन ले लो, ठीक है, इस इकाई आयतन में आप देखोगे, इस इकाई आयतन में टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओके, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये टेम्परेचर है, अब इसकी अंतर्गत आप देखोगे, इसके अंतर्गत देखोगे मान लो 5 अणु इसको मिल जाते हैं जल के, 5 अणु जल के मिलते हैं, तो कितना हुआ, इसका मतलब है 5 अणु बटे 20 गुणे 100, तो 5 चौको 4 25, यानी कि 25% इसने आर्द्रता धारण कर ली। इसका मतलब ये है कि सापेक्षिक आर्द्रता जो है ना, वो किसी एक इकाई आयतन में टेम्परेचर में विद्यमान जितने अणुओं की संख्या होती है, और वो अणु अगर उसे संतृप्त कर देते हैं तो उसी बोली जाती है सापेक्षिक आर्द्रता। समझ रहे हो, यानी कि किसी इकाई आयतन में विद्यमान टेम्परेचर की मात्रा में उपस्थित अणुओं की संख्या उसे संतृप्त कर देती है तापमान को, वो उसकी कहलाती है सापेक्षिक आर्द्रता। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो देखो कैसा होता है, जैसे 5/20 तो ये 25% हो गई,
राइट। ये कितनी हो गई, 25% हो गई। अब बात ये आती है कि 25% से तो ये संतृप्त नहीं होगी, तो इसको और चाहिए, इसको कर लेते हैं 10 अणु। 10 अणु किए तो अब देखो कितना हुआ। अब जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता में 10 अणु किए, जल के 10 अणु मान लो, तो ये है आपकी जैसे 10 अणु बटे 20 100, तो देखो 20 5 100, तो 5 ढाई 50, यानी कि 50% आर्द्रता धारण कर ली। राइट। अब देखो इसको जितना इसके अंदर क्षमता, इस क्षेत्र में क्षमता है, मान लो यहाँ पे पवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की है। राइट। तो अब इसके अंदर जितनी क्षमता है, अब मान लो उसके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तो क्षमता है ही, तो उसने मान लो पूरी पूरी धारण कर ली, तो 20 बटे 20 गुणे 100, तो 20 से 20 कट गया तो 100%, यानी कि इसकी आर्द्रता जो है वो 100% हो गई। और सापेक्षिक आर्द्रता जो है जैसे ही 100% हुई, जैसे ही 100% हुई, तो इसका मतलब ये है कि यही जो सापेक्षिक आर्द्रता है 100% होने पर ये जो वायु होती है ये हो जाती है संतृप्त। इसका रीजन क्या है कि जैसे ही वायु जो है, सॉरी, ये सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो 100% होती है, जैसे ये सापेक्षिक आर्द्रता है 100% होती है, तो इसकी जो वायु जो होती है एक्चुअली में आप देखोगे वायु जो होती है ये संतृप्त हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि उसके अंतर्गत 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान था और 20 ही अणु जल के मिल गए उसे, और वो समझ लो उसका टेम्परेचर है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। टेम्परेचर जैसे ही 0 डिग्री हुआ तो मान लो कि ये सापेक्षिक आर्द्रता 100%, और जैसे ही 100% आर्द्रता होने पर टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होने की वजह से यही जो वायु है, ये जो अपने पास जल धारण किया है, यही क्या होने लगेगी, बारिश करने लगेगी। ठीक है, यही करने लगेगी बारिश। राइट। तो इसे बोलते हैं संवहनीय वर्षा। ऊपर से ये बारिश करती है, तो जैसे ऊपर चढ़ती है तभी होता है, ऊपर जब चढ़ती है तो ये पवन फैलती है। राइट। ये पवन फैलती है, और जब कोई चीज़ फैलती है तो हमेशा याद रखना, कोई चीज़ अगर फैल रही है तो वो ठंडी होने को फैल रही है, समझ रहे हो। कोई चीज़ अगर फैल रही है, दूर दूर जा रही है, तो वो ठंडे होने को फैल रही है, तो उसकी गति जो होती है वो शुरू में तेज होती है, फिर धीरे होने लगती है, लेकिन वो आप जानते हो उतनी तेज आर्द्रता धारण करती है, उतनी तेज आर्द्रता धारण करेगी, जितनी फैलेगी उतनी ज़्यादा आर्द्रता धारण करेगी, और जैसे धारण करेगी तो एक समय तक धारण कर पाती है, एक समय तक ही धारण कर पाती है भाई, एक समय तक ही कर पाती है। इस वजह से आप जानते हो कि इसमें हो जाता है संतृप्त, और संतृप्त के बाद इसमें भाई और पानी अगर डालोगे ना तो वो पानी को धारण नहीं करेगी, फेंकेगी बाहर। वो बोलेगी हमसे, मुझसे नहीं अब हो रहा, अब हम नहीं पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, अब नहीं पी पाएंगे, तो फिर वो क्या करेगी, बाहर फेंकेगी एक्स्ट्रा को। ठीक है। तो वो एक सबकी एक अपनी तृप्ति होती है। जैसे आप रसगुल्ले खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, 10 खा लिए, 15 खा लिए, अब नहीं, इस 20 खा लिए, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, फिर कितना भी अच्छा रसगुल्ला आ जाए नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हम तृप्त हो गए। ठीक। तो ऐसा ही होता है कि पवन भी अपनी एक तृप्ति धारण करती है, तो एक निश्चित समय से उसका जो तापमान रहता है, जितना उसको जल चाहिए जल चाहिए जल चाहिए, तो एक समय तक वो जल को धारण करती रहती है। ऐसे ही संतृप्त हुई, यानी कि जैसे ही उसका तापमान 0 डिग्री हुआ, फिर वो नहीं ले पाएगी, फिर नहीं ले पाएगी। राइट। तो फिर वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उसकी संतृप्त, वही संतृप्त होती है तो बारिश करने लगती है। तो यही सापेक्षिक आर्द्रता है। लेकिन इसका जो रिलेशन अगर आप देखोगे ना सापेक्षिक आर्द्रता का, तो इसका संबंध तापमान से किस प्रकार से, थोड़ा इसको और समझ लो। अगर आप जानते हो 100 डिग्री आर्द्रता हो जाती है, मान लो 100 डिग्री सापेक्षिक आर्द्रता इसकी है, 100% जितना भी टेम्परेचर था, और उतना ही आप जानते हो जितना डिग्री इसका टेम्परेचर था उतना ही अगर आप टेम्परेचर मान लो, सॉरी, टेम्परेचर जितनी डिग्री था 20 डिग्री टेम्परेचर था, अगर 20 ही अणु इसको मिल गए, 20 ही अणु अगर इसको मिल गए, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये जो है ना क्या हो गया, ये जो आप देखोगे ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 20 डिग्री जल है, तो ये जो वायु है आपको कैसे हो जाएगी, 100% संतृप्त हो जाएगी। राइट। ये इसकी सापेक्षिक आर्द्रता है। लेकिन यही 20 डिग्री है ना, ये 20 डिग्री इसके अणु हैं, अगर इसको 20 डिग्री से इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, 30 डिग्री कर दिया जाए, समझना है, वो तापमान को बढ़ा दिया जाए। अब जैसे ही तापमान को बढ़ाओगे तो भाई इसके पास तो कितने हैं, 20 ही अणु हैं, 20 ही अणु हैं जल के, तो अब भाई टेम्परेचर 30 है। तो अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही टेम्परेचर तापमान में वृद्धि हुई, तापमान में जैसे ही वृद्धि हुई, तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझे, अगर तापमान में आप वृद्धि करते हो, तापमान में वृद्धि करते हो ना, एक निश्चित तापमान में तो वो भाई धारण करती रहेगी करती रहेगी। अब वो 100% तो हो गई, अब नीचे तुमने उसमें ऊर्जा और दे दी उसे, जैसी ऊर्जा दी तो वो तो हो गई गर्म, और जैसी गर्म होती है तो आप जानते हो सापेक्षिक आर्द्रता तुरंत कम हो जाएगी,
समझ रहे हो। मैं जो 30 डिग्री जैसे ही तापमान किया आपने, तो यही 20 के जो अणु हैं वो हो जाएंगे कम। तो अब देखो क्या होता है, 20/30 गुणे 100। तो यहाँ देखो 3 तो 0 0 कट गई, और यहाँ पे आ जाओ 200/3, तो तिछंग 18 66 66 करके है कुछ। तो ये क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता है। ये क्या है, इसकी सापेक्षिक आर्द्रता है। इसका रीजन मतलब क्या समझे, अगर आप एक निश्चित तापमान में, अगर एक निश्चित आर्द्रता, एक निश्चित 100% सापेक्षिक आर्द्रता में अगर आप तापमान बढ़ाते हैं, अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लेना, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा लेना माइंड में, कि अगर तापमान वृद्धि करते हैं, जैसे ही तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है, राइट। लेकिन अगर जितनी क्षमता है उसमें, जितनी क्षमता है तो वो धारण करती रहेगी, लेकिन तापमान तुम एकदम बढ़ा दोगे और अणु कम रहेंगे, उसके जल के अणु कम रहेंगे, तो ओबियसली जो है तापमान वृद्धि होने से सापेक्षिक आर्द्रता है वो कम हो जाएगी, वो 100% से नीचे आ जाएगी। मेरे दोस्तों समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो तुरंत, और शेयर भी कर दो लोगों को, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इसके बाद आप जानते हो कि जैसे ही टेम्परेचर आप, जैसे 25 डिग्री, मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर था, अगर 20 डिग्री से अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो और उसे अणु ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इतनी बारिश करेगी, इतनी बारिश करेगी कि भाई वो उसके पास क्षमता ही नहीं है, तो फेंकेगी पानी को। तो फिर आप जानते हो, दनादन दे दनादन बारिश, दे दनादन बारिश। भाई वो उतना टेम्परेचर है नहीं, इतना ज़्यादा उसको जल मिल रहा है, तो वो तो फिर अपने पास रखेगी क्या? नहीं रखेगी। भाई हटा इसको, हटा, मेरे पास क्षमता नहीं है, तो फेंकेगी। फिर आप जानते हो, दे बारिश, फिर बाढ़ आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही डिटेल से आपको ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान कौन देता है बताओ। चलो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे।